हम लास्ट क्लास में डिफेक्ट स्टार्ट कर चुके थे और डिफेक्ट्स में फ्रैंकल और शॉर्टकी पे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पे आप लोगों को छोड़ा था कि उसको प्रॉपरली लिखेंगे, बट आई होप आपकी कॉपी में फ्रैंकल और शॉर्टकी का सही डायग्राम बना हुआ हो। फ्रैंकल के अंदर अगर आप देखें, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या मिला था कि कोई भी आयन, प्रेफरेबली कैटायन, आई एम नॉट सेइंग एक्सक्लूसिवली, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, प्रेफरेबली कैटायन, क्योंकि कैटायन छोटा होता है। तो कैटायन छोटा होता है तो अक्सर ये देखा गया ड्यू टू एनी इशू, कुछ उस पे एक्सरे पड़ गई, कोई फिजिकली उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ गया, कोई रॉक्स का प्रेशर पड़ गया क्रिस्टल पे, कोई हीट आ गई, ऐसे कई डिस्टर्बिंग रीजंस आ सकते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स आते हैं। तो उनमें एक डिफेक्ट ये भी है कि कैटायन, यूजुअली कैटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइट पे पहुंच जाए। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज नथिंग बट डिसलोकेशन डिफेक्ट ऑल्सो। लास्ट क्लास में ये हम डिसलोकेशन पढ़ चुके हैं। तो ये कैटायन अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के एक इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके घुस गया। इस डिफेक्ट को हमने बोला था फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड। यूजुअली इसमें 99% आप देखोगे कैटायन ही डिसलोकेट होता है, और उसकी वजह क्या है? असर्शन रीजन के लिए सोच के रखिए, क्योंकि कैटायन जनरली छोटे होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वो ही एडजस्ट हो सकते हैं। देन ये वाला क्वेश्चन अनआंसर्ड था, जिसपे कुछ हमने बात की भी थी और काफी हद तक सही आंसर्स आपकी तरफ से आ भी गए थे। और वो क्या, अक्सर ये वहां पर मिलेगा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, जहां कैटायन एनायन के साइजेस में लार्ज डिफरेंस हो। एनायन तो बहुत बड़े, जब एनायन बड़े होंगे तो उनसे बनने वाले टेट्रावॉइड भी बड़े होंगे। मतलब एक तरह से आपके लिए जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड की एक रेंज है, जो भी रेंज में वो होंगे। जब एनायन बड़ा है और कैटायन छोटा है, यानी इन दोनों के साइजेस में गैप हो, फर्क हो, मींस एनायन के मुकाबले कैटायन बहुत छोटा है। अगर एनायन के मुकाबले कैटायन बहुत छोटा है, वो बड़ी इजीली किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे स्लिप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसकी वजह क्या है? इन्हीं, ये चारों मैंने जो एग्जाम्पल लिखे, इन चारों एग्जाम्पल में एक कॉमन बात है, जिंक 2+ हो या Ag+1 हो, इसके साइज काफी स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू दीज सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयंस। तो जहां पर कैटायन एनायन के साइजेस में ठीक ठाक डिफरेंस हो, यानी एनायन एक्सपेक्टेड में बड़ा है, कैटायन एक्सपेक्टेड से ठीक ठाक छोटा है, बड़ी आसानी से लुढ़क लेगा वॉइड्स के अंदर और मुझे फ्रैंकल डिफेक्ट मिल जाएगा। शॉर्टकी क्या था? शॉर्टकी था जितने कैटायन गायब हुए उतने ही एनायन गायब हुए। और जनरली शॉर्टकी डिफेक्ट्स में हम शॉर्टकी पेयर बोलते हैं, एक पेयर गायब हो गया, कैटायन गायब होगा तो एनायन भी गायब होगा, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्लास की हेडिंग थी दीज आर स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, फॉर्मूला रिमेन सेम। तो जितने कैटायन गायब हुए उतने ही एनायन गायब हुए। तो यूजुअली शॉर्ट की पेयर्स पूछ सकते हैं आपसे, शॉर्ट की पेयर का मतलब क्या है? मेरे मतलब आगे क्वेश्चन आने वाला है, वहां पे शॉर्ट की पेयर वर्ड आएगा। इस तरह के डिफेक्ट से क्रिस्टल में डिफेक्ट ऐसा था, चीजें गायब हो रही थी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज। और शॉर्टकी की साइड्स, शॉर्टकी डिफेक्ट्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है अक्सर। इस मैथमेटिक्स को समझिए जरा, आप केमिस्ट्री नहीं है, इस मैथमेटिक्स को समझिए। अगर मैं NaCl का क्रिस्टल एग्जांपल लूं, उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब टुकड़े में इतने आयंस आते हैं टोटल, 10⁻22 आयंस लगभग, कैलकुलेशन समझिए। और शॉर्टकी डिफेक्ट की बात है कि शॉर्टकी डिफेक्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻6 शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं, राइट? तो 10⁻22 आयंस में 10⁻6 तो डिफेक्ट है। आप देख रहे हैं नंबर कि 10⁻22 आयंस के अंदर कितने शॉर्ट की हैं? 100-200 नहीं है, 10⁻6 शॉर्ट की हैं। पेयर्स कितने हो जाएंगे? आधा कर दूं? तो पेयर्स की बात आएगी तो 10⁻3 मत कर देना, पेयर्स की बात आएगी तो इसका आधा करना है। आधा मतलब 0.5, राइट? एनीवेज, शॉर्ट की डिफेक्ट्स आए आपके पास पर सेंटीमीटर क्यूब कितने, ये डाटा आपकी एनसीईआरटी में दिया है, आपको ये समझना है, इसमें आपको ट्रिक किया जा सकता है। तो इफ आई आस्क यू, एक शॉर्ट की डिफेक्ट कितने आयंस पर मेरे को मिला? 10⁻16 आयंस पे। दिख ही रहा है कैलकुलेशन, 22 और 6, राइट?
अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूं 10 की पावर 22 आयंस पर 10 की पावर 6 शॉर्ट की डिफेक्ट थे, यानी 10 की पावर 6 शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाने के लिए कितने आयंस लगे, इतने आयंस लगे टोटल। 10 की पावर 6 शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाने में इतने आयंस लगे। एक शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाने में कितने आयंस की जरूरत पड़ गई मेरे को, 10 की पावर 16, यानी एक शॉर्ट की डिफेक्ट पर 10 की पावर 16 आयंस के बीच मिलता है किसी भी क्रिस्टल में। सो इट इज अ गुड नंबर। डिफेक्ट कहीं कहीं नहीं है, बहुत अच्छा नंबर माना गया डिफेक्ट्स का। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में सोचो कितने डिफेक्टेड साइट्स मिले, 10 की पावर 6। सो ये इसकी गिनती जरा समझिएगा। और शॉर्ट की डिफेक्ट कहां मिलता है, वहां मिलता है जहां कैटायन हिल के इंटरस्टिशियल साइट में नहीं एडजस्ट हो सकता, उसको बाहर ही निकलना पड़ा। और ऐसा कब होगा, जब कैटायन एनायन दोनों के साइजेस कंपेरेबल थे, बराबर बराबर से थे। कैटायन इतना छोटा है ही नहीं कि लुढ़क के साइट में घुस जाए। कैटायन को जगह ही नहीं मिली क्योंकि कैटायन का साइज वॉइड के साइज से बड़ा था। कैटायन को क्रिस्टल छोड़ के जाना पड़ा, उसके पीछे पीछे एनायन को भी क्रिस्टल छोड़ के जाना पड़ा, वरना नेचर में क्रिस्टल स्टेबल ही नहीं है। चार्ज क्रिस्टल, कोई भी चीज पे चार्ज स्टेबल नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी न्यूट्रल, अदरवाइज वो नेचर में मिलेगी नहीं, मिली ही नहीं। सो दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास में जो टेस्टफुली नहीं हो पाई थी, इसे नोट करिए। और कुछ ऑब्जर्व करने वाली चीज जरूर मिली होगी, दैट इज एजीबीआर। एजीबीआर इज अ स्पेशल केस जिसमें दोनों के दोनों डिफेक्ट्स देखने को मिले। एंड वन मोर थिंग, इसमें काफी कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन है स्टेटमेंट से रिलेटेड कि एल्कली मेटल हैलाइड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल हैलाइड्स में साइजेस आर सिमिलर और कैटायन इतना छोटा नहीं होता कि वो किसी इंटरस्टिशियल साइट में घुस जाए और डिसलोकेशन डिफेक्ट यानी फ्रैंकल डिफेक्ट दिखा पाए। इस सारी बात को जरा एब्जॉर्ब करिए। यस ऋषित। मैम मुझे पूछना था मैम कि एक डिफेक्ट में हम एक कैटायन और एक एनायन दोनों काउंट कर रहे हैं ना, नॉट यस, ओनली। इसके अंदर हम एक कैटायन एक एनायन काउंट कर रहे हैं, तभी मैंने पेयर्स वर्ड नहीं लिखा यहाँ। ये इंडिविजुअल डिफेक्ट्स हैं। राइट, क्लियर एवरीवन? नोट हो जाए तो बताइए, आगे चलते हैं। फ्रैंकल शॉर्टकी का सारा डिटेल खत्म हुआ। इसके डीपीपी या जो भी एन अवस्थी जो भी आप कर रहे हैं, डू ईदर ऑफ देम। दूसरे एक चीज कर लीजिए, आप डीपीपी कर लीजिए या एन अवस्थी कर लीजिए, दोनों का टाइम ना मिले तो। और जो एक करके आप मेरा टेस्ट दोगे, उसके बाद अगले ही हफ्ते सैटरडे को फिर सॉलिड स्टेट का टेस्ट है तो दूसरी चीज तब कर लेना। तो आप इसी तरह से करिएगा। आपको डिफेक्ट्स के लिए जरूर करनी चाहिए, छोटी सी है बट कुछ कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, दूसरे तरह का डिफेक्ट, इसको आप इस तरह से सुनिए समझिए, इसको पिछली क्लास में आपसे कुछ भी बात नहीं की गई थी। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? इंप्योरिटी का मतलब मेरे लिए क्या है? इंप्योरिटी का मतलब है कोई फॉरेन पार्टिकल जो होस्ट क्रिस्टल का मेंबर नहीं है। इंप्योरिटी क्या होती है? जो कुछ ऐसा आ जाए बाहर से जो होस्ट नहीं है। तो क्रिस्टल का अगर मैं बात करूं, होस्ट क्रिस्टल क्या है? NaCl। NaCl का क्रिस्टल है, उसमें साइड्स किसकी बनी है? NaCl, NaCl, कोई भी क्रिस्टल हम उठा लें। तो अगर मैं लार्जर वे में डिफरेंस डेफिनेशन देखूं, इंप्योरिटी डिफेक्ट है अगर कोई फॉरेन आयन आके होस्ट क्रिस्टल में अपनी जगह बना ले, तो वो मेरे लिए इंप्योरिटी हो गया। दैट्स व्हाई आई कॉल इट बाय नेम इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब उसमें दो कैटेगरी, एक है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी, नाम बता रहा है सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर मैं एक NaCl का क्रिस्टल लाई, तो सबसे पहले तो आपको आपकी बुक्स ने बता रखा है कि ये डिफेक्ट आता कैसे होगा। ये तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि किसी के प्रेशर, किसी के हीट, किसी के धक्का लगने से आ जाए, कि कोई किसी ने हैमर कर दिया क्रिस्टल को और कुछ बाहर निकल गया, ये वो डिफेक्ट तो है नहीं। अगर जिस जगह पर NaCl, आप मॉल्टन NaCl लिए हुए, क्रिस्टल कैसे बनता है? पहले आप उसको मॉल्टन लेंगे, धीरे 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 उसको ठंडा होने देंगे, वॉल्केनिक इरप्शन में हो या मेरी लैब में हो। अगर मॉल्टन NaCl के साथ आसपास स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी मिल रहा है, जहां देखिए रॉक्स हैं या जहां वॉल्केनिक इरप्शन है, जहां मिनरल्स का ढेर है, वहां क्या होता है? यूजुअली बहुत सारे सॉल्ट्स एक साथ होते हैं। तो जहां NaCl सॉल्ट मॉल्टन स्टेट में है, वहीं अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी आसपास है, तो स्लो कूलिंग के दौरान, क्योंकि स्ट्रोंशियम और सोडियम के साइजेस में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है,
वैसे मैं मानती हूं कि स्ट्रोंशियम नीचे आता है, लेकिन ये है सिंगल कैटायन और ये है डबल कैटायन, तो और छोटा हो गया। तो स्ट्रोंशियम और सोडियम के साइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से बीच बीच में सोडियम की जगह कौन आके ले लेता है बच्चों? स्ट्रोंशियम। अब मुझे यहां एक बात समझ आ रही है कि सोडियम की जगह अगर स्ट्रोंशियम ने ले ली, किसी भी तरह की डिफेक्ट को हम स्क्वायर डब्बे से दिखाते हैं। स्ट्रोंशियम ने अगर जगह ले ली तो उससे एक बात तो समझ आ रही है, इंप्यूरिटी तो इनकॉर्पोरेट हो गई मेरे क्रिस्टल में, तो ये क्रिस्टल इंप्यूरिटी डिफेक्ट तो शुरू हो गया। लेकिन इस क्रिस्टल पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आ गई, और वो क्या प्रॉब्लम आई? पूरे क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अगर आप देखिए जहां जो चीज होनी चाहिए है, लेकिन एक जगह स्ट्रोंशियम आ गया। पूरे क्रिस्टल में अगर मैं देखूं तो ये क्रिस्टल पॉजिटिव चार्ज इम्बैलेंस कर गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, एक स्ट्रोंशियम की वजह से एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया। 100 स्ट्रोंशियम मैंने डाल दिया, तो ये कैलकुलेशन आपसे मांगी जाएंगी, जो कि जस्ट कॉन्सेप्ट है, नॉट अ फॉर्मूला। एक स्ट्रोंशियम आते ही एक पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल पे बढ़ गया। नेचर तो ये बात अलाउ नहीं करेगा कि भाई ये तो चलेगा नहीं, क्रिस्टल इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए नेचर ने खुद ही सोल्यूशन क्या प्रोवाइड किया? भाई इसको न्यूट्रल करो। इसको न्यूट्रल करने के लिए क्रिस्टल में एक और चेंज हुआ, और वो चेंज क्या हुआ? एक और साइट से एक और सोडियम को गायब होना पड़ा। अब देख लीजिए, 2 सोडियम गायब हुए तो 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी हुई, उसकी जगह एक स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आ गया, तो चार्ज की कमी तो पूरी हो गई। चार्ज तो वहीं का वहीं रहा, क्यों अमरीन विदुला? अगर मैं 2 सोडियम गायब कर दूं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाले, उसकी जगह एक स्ट्रोंशियम ने अपनी जगह बना ली, तो इंप्यूरिटी इनकॉर्पोरेट होने के साथ साथ फालतू में एक वैकेंसी आ गई टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कंटेनर ऑफ दिस क्रिस्टल। तो जब एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये डिफेक्ट शायद मेरे को ना भी पता चलता, क्रिस्टल एज इट इज है भाई, इसकी कोई इशू नहीं आता, ना ये कमजोर होता, ब्रिटल नहीं होता, और ना इसकी डेंसिटी पे मैं कोई कहती हाई डेंसिटी कम हो गई, हल्का हो गया, शायद मेरे को पता भी ना चलता। लेकिन वैकेंसी क्रिएट हो गई तो मेरे को पता चला ये तो डिफेक्ट है। एक्सपेक्टेड जगह पे, एक्सपेक्टेड लैटिस साइट पे अगर आप पार्टिकल नहीं रखोगे, वो तो हर हालत में डिफेक्ट है। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से अगर AgCl के साथ कैडमियम क्लोराइड है, वो सेम काम करेगा। इसी तरह से NaCl में AlCl3। दिस इज आई वांट टू आस्क, अगर समझ आ गया हो काशवी, NaCl के आसपास अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में रख दूं, और मुझे पता है एल्यूमिनियम पे चार्ज है 3+ और सोडियम पे चार्ज है 1+, एक एल्यूमिनियम घुसा तो कितनी कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट करी? बाकी लोग भी ये सोचिएगा, उसकी नींद भगाने दो मेरे को। एक एल्यूमिनियम इनकॉर्पोरेट हुआ तो कितनी कैटायनिक वैकेंसीज? ना, एक एल्यूमिनियम के लिए 3 सोडियम को बाहर तो जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें से एक सोडियम की जगह तो एल्यूमिनियम ले लेगा ना। वैकेंसी मतलब खाली जगह, वो कितनी क्रिएट होंगी? 2। ये आए हुए क्वेश्चन से एग्जांपल उठा लिए। तो आप ये देखिए, हर तरफ हम जब पढ़ाते हैं NaCl AgCl दे के छोड़ देते हैं, और अगले जब क्वेश्चन पूछते हैं एक नई चीज पूछ लेते हैं, है क्या इसमें? कुछ नहीं। अभी अभी हमने देखा कि यहां पर एक स्ट्रोंशियम ने एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करी। इफ somebody understood this concept, he or she is ready to answer any kind of question in impurity defect। और कुछ तो पूछ नहीं सकते इसमें, इसी कैलकुलेशन पे ही फंसाएंगे आपको कि अगर हमने ऐसी ऐसी 2 इंप्यूरिटी डाली सोडियम के अंदर, हमने कैडमियम क्लोराइड भी डाल दिया इतना, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी डाल दिया इतना, बताइए टोटल वैकेंसीज कितनी? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो घुस पाएंगे ना हम लोग। सो अब क्लियर है आप सबको कि यहां पर एक स्ट्रोंशियम ने कितनी वैकेंसी क्रिएट करी? एक एल्यूमिनियम ने कितनी वैकेंसीज क्रिएट करी? 2। ऐसे ही कैडमियम, एक कैडमियम ने कितनी वैकेंसी क्रिएट करी? एक ही, क्योंकि एक कैडमियम ने 2 सिल्वर को तो बाहर निकाला, एक सिल्वर की जगह खुद जाके बैठ गया, सब्स्टिट्यूट कर गया, और इंप्यूरिटी की तरह एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इन वैकेंसीज को अक्सर पॉपुलर नाम दिया गया कैटायनिक वैकेंसीज ऑल्सो। अक्सर इनको कैटायनिक वैकेंसीज एंड सम टाइम, आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, ये नहीं कह पाओगे ये तो क्वेश्चन में गलती थी, शॉर्ट की भी तो यही था। हाँ जी, सॉरी,
एक ही नहीं बेटा जी, पर स्ट्रॉन्शियम एक वैकेंसी होगी। अगर मैंने 1000 स्ट्रॉन्शियम डाले तो 1000 वैकेंसीज होंगी, राइट? ये यहां बताने का मतलब था। सो इन कैटायनिक वैकेंसीज को कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ जगहों पर शॉर्ट की भी बोला जाएगा। शॉर्ट की भी क्या था एक तरह से, वो भी तो कैटायनिक वैकेंसीज थी, ठीक है, खिसक के कहीं और चला गया था, लेकिन कैटायन ही तो खिसका था। तो कई बार इसको शॉर्ट की भी बोल दिया जाता है। कैटायन की जगह खाली होना इज व्हाट शॉर्ट की रिजल्ट्स, कैटायन की जगह खाली होना इज व्हाट इंप्योरिटी डिफेक्ट रिजल्ट्स। दोनों की बस वजह अलग अलग है, इसलिए दोनों की कैटेगरीज अलग अलग है। इतना क्लियर? नोटेड एवरीबॉडी? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी है, और एक अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी केमिस्ट्री नहीं है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। तो कई बार ऐसा होता है कि चलिए एक थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक न्यूमेरिकल आ जाए तो थोड़ा आपको कुछ करने को मिल जाता है एंड यू गेट इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सारा लैंग्वेज का अजीब सा खेल है। मैं चाहूं तो इसकी लैंग्वेज इजी कर सकती हूँ, बट ये जब जब आया है, ये नीट में 2-3 बार आ चुका है, जब जब आया है इसकी लैंग्वेज की वजह से हम कंफ्यूज हुए हैं। तो आई एम नॉट चेंजिंग इट्स लैंग्वेज, आई एम यूजिंग एग्जैक्ट लैंग्वेज व्हाट इज कमिंग इन योर एग्जाम्स। अगर NaCl को डोप कर दिया, डोप करना होता है किसी एक्सटर्नल चीज से डोप करना, डोपिंग इज इंप्यूरिटी का एडिशन, और ये इंप्यूरिटी डिफेक्ट ही है। NaCl के अंदर अगर मैंने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोप किया, सारा काम खराब किया। थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज इसने, इसको आसान तरीके से दे देते तो आपका एक झटके में था और ये मेरे बोर्ड पे नहीं होता। 10⁻³ मोल परसेंट, एक मोल का इतना परसेंट, 10⁻³ मोल परसेंट, इन 1 मोल इतने। एक मोल क्रिस्टल के अंदर कितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोप किए मैंने? 10⁻³ यानी 0.001 मोल। बस ये थोड़ा सा अजीब सी चीज लगी। आप कैटायनिक वैकेंसीज निकालिए। अब इस बात को फिर से समझते हैं, उस डिफेक्ट को इस क्वेश्चन, इस कैलकुलेशन में हम कैसे यूज करें। हमें पता है कैटायनिक वैकेंसीज की गिनती पूछी है, 1 मोल NaCl में इतने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला गया, ये आपको क्लियर हो गया, राइट? एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड एक वैकेंसी क्रिएट करता है, आपको क्लियर हो गया। अगर मैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड की जगह एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेती तो वो 2 वैकेंसीज क्रिएट करता, तो वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है। एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हुई। 10⁻³ मोल परसेंट, पहले तो मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूं तो 10⁻³ इसका इतना परसेंट ऐसे ही निकालते हैं। एक मोल मतलब इतने आयंस, उसका 10⁻³ निकालूं तो ऐसे ही निकलेगा। इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? 6 तो चलिए एज इट इज रहेगा, चेक करिएगा 10⁻18 आई कि 17 आई कि 16 आई, मैंने कुछ गलती ना की हो। इतनी कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हुई। ये कैलकुलेशन के लिए हम कई बार मेंटली तैयार नहीं होते, सोचते हैं ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, बता देंगे, और आ जाता है ये। तो डिफेक्ट्स को आप ये सोच के मत पढ़िएगा कि सिर्फ थ्योरेटिकल आएगा। यहां मैंने NaCl में SrCl2 डाल दिया, जेई का क्वेश्चन होगा तो इतने परसेंट SrCl2, और ये आया वो आया, मतलब आपको ये सैंपल पेपर्स जो अब जो आपके टेस्ट होंगे, मींस चैप्टर टेस्ट या PCM PCB टेस्ट होंगे, उसमें आप देखेंगे जेई वालों में PCM टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इतना परसेंट तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया और इतना परसेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दिया, टोटल वैकेंसीज बताओ। इतनी वैकेंसीज तो हुई किसकी वजह से? स्ट्रोंशियम की वजह से। फिर सिमिलरली आप एल्यूमिनियम की वजह से कितनी हुई, दोनों को ऐड करके रिपोर्ट करोगे। जब हम खुद करने लगते हैं इसी में हम 3-4 मिनट लगा देते हैं, अगलों का काम हो गया। जब किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पे 3-4 मिनट लगा दिए तो उसको पैनिक में लाना बहुत आसान होगा। 3-4 मिनट सॉल्व करने में नहीं, सोचने में कि कैसे करना है। तो अगलों का तो काम हो गया आपका, चाहे वो क्वेश्चन सही हो गलत हो, लेकिन आपका टाइम निकाल दिया। सो दैट इज व्हाई वी से ये जो माइनर टेस्ट है आपको इस चीज के लिए तैयार करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में मुझे कितना टाइम लगता है और कौन सा मेरे को मेरे लिए छोड़ना है। मेरे पड़ोसी का हो रहा है होने तो मेरा नहीं हो रहा, मुझे दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे पहले जाना है। तो ये वाली चीजों को आपको पढ़ना ही इस तरीके से है कि मेरे को ऐसे रिपोर्ट करना है। आप जब एंड में PCM टेस्ट दे रहे होंगे, PCB टेस्ट दे रहे होंगे फॉर जेई पीपल, 25 मिनट में क्वेश्चन केमिस्ट्री के ओवर होके आपको फिजिक्स में जाना पड़ेगा। अगर 25 मिनट में आपने नहीं किए जेई मेंस में क्वेश्चन, जितने हो सकते हैं 25 में से,
आपको इमीडिएट शिफ्ट होना पड़ेगा मैथ्स या फिजिक्स में, देन तीसरे सब्जेक्ट में, एंड देन कमिंग बैक। तो ये चीज के लिए आपको इतनी हैबिट इन्हीं टेस्ट और इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू होगी कि पहले ही पता होगा कि डिफेक्ट्स में मेरे को कैसे इंप्लीमेंट करनी है चीज। दैट इज वाई दीज टेस्ट एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोच के मत दीजिएगा टेस्ट। ज्यादातर बच्चों के साथ हम एक स्ट्रगल करते हैं, पहले अच्छे से तैयार हो जाए फिर देंगे टेस्ट, क्योंकि हम तैयारी नहीं कर पाए। बड़ा जायज होगा आपका, आप क्या क्या संभालोगे? आपके मैथ्स वाले भी रगड़ रहे होंगे, फिजिक्स वाले भी रगड़ रहे होंगे, बायो वाले भी रगड़ रहे होंगे आपको। उस वक्त यही आपको मैनेज करना है। डोंट वेट मेरी पूरी तैयारी हो जाए फिर दूंगा या फिर दूंगी, वो कभी नहीं होगा। चाहे तैयारी आधी अधूरी हो, टेस्ट देने से तजुर्बा हो जाएगा, एक्सपोजर हो जाएगा कि मेरे से क्या क्या गलती हो सकती है। सो ये जो होता है ना, पहले अच्छे से कर लूं, तुम ड्रॉप कर लो तो तुम्हारा सेम हाल होगा दिसंबर नवंबर में कि नहीं नहीं अभी कैसे, राइट? सो कोशिश यही करिएगा, नाउ ऑनवर्ड्स जो भी पढ़ रहे हैं अपने आप को अटेंटिव रखिए, आप संभाल लेंगे। इसी इंप्योरिटी डिफेक्ट में एक और तरह का डिफेक्ट मिला, इंटरस्टिशियल। वो क्या था? सब्स्टिट्यूशनल। कैटायन की जगह कोई और इंप्योरिटी कैटायन आके बैठ गया। यहाँ क्या है, इसमें सिर्फ एक यही लाइन है। ये कहीं आप मेटलर्जी में पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त शायद ये नहीं सोच पाते कि एक डिफेक्ट है, इसलिए लिख दिया कि अगर आयरन के क्रिस्टल में, आपने मेटलर्जी में पढ़ा है, पिग आयरन बनता है, कास्ट आयरन बनता है, ठीक है, रॉट आयरन बनता है, और उनमें फर्क क्या था? कार्बन की परसेंटेज का ही था। वो कार्बन कहां से आई थी? ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से कोक डाल रहे थे हम, जो हाई टेम्परेचर पे आके बर्न हो रही थी। तो कोक तो है, कोक नहीं है तो मेरे को और भी अच्छी है डालनी। क्यों? आयरन के क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बीच बीच में कार्बन के एटम्स घुस के उसके वॉइड को भर देते हैं, और उसके वॉइड को भरने की वजह से उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और मेरे को जहां टेंसाइल स्ट्रेंथ यूज करनी है, मैं आयरन की जगह स्टील यूज करती हूँ। स्टील हमारी कॉमन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत घुसा हुआ है। जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट, 4 से 5%, आप देखते हैं रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन पढ़ाई थी आपको, वहां मैं ये बात उस टाइम नहीं बोल पाई थी बच्चों, ये एक डिफेक्ट है वॉइड, और मतलब डिफेक्ट नहीं, वॉइड्स हैं, वॉइड्स के अंदर जाके प्रॉपरली कार्बन जगह जगह इनकॉर्पोरेट हुआ, जिसकी वजह से आयरन और मजबूत हो गया, और उसको एक एलॉय के तौर पे हम जानते हैं, दैट इज स्टील। क्लियर? ये भी इसी के अंदर कवर होता है, इसलिए कर लिया। नोटेड दिस थिंग? कृतांश, हरमन, क्लियर है? ऋषभ Yes, तुम्हारा ma'am. सवाल बाद में लूंगी, एक बार ये डिफेक्ट्स खत्म हो जाएं फ्लो में। देन कम लास्ट डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी ऐसे डिफेक्ट जिनमें कोई हिसाब नहीं, कितने कैटायन कम, कितने एनायन ज्यादा कम, और रेशो बिगड़ गया। रेशो बिगड़ने का मतलब है उनका अब मैं फॉर्मूला FeO, Fe2O ऐसे नहीं दे पाऊंगी, राइट? उनमें सिंपल होल नंबर रेशो फॉलो नहीं हो पाया, कोई हिसाब किताब नहीं रहा, कितने कैटायन गायब हुए, कितने एनायन खिसके, और व्हाटएवर। ऐसे डिफेक्ट्स जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को ही हिला देते हैं, फॉर्मूला को डिस्टर्ब कर देते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नोबडी विल आस्क यू डेफिनेशन, बट यस यू शुड नो, क्योंकि कहीं फंसोगे तो वही हेल्प करेगी। और इसके मैंने बुकलेट में प्रॉपर डेफिनेशन सभी डिफेक्ट्स की, कोई एक आधी स्पेशल चीज मेरे से बतानी छूट जाए, लेकिन बुकलेट में नहीं छूटी हुई है कि आपने ये नहीं बताया इसको ये भी कहते हैं, ऐसा मिस हो सकता है थियोरेटिकल टॉपिक में कुछ एक आधा, तो वो बुकलेट में विद डायग्राम प्रॉपर दिया हुआ मिलेगा। चलिए अब इस बात को समझते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो बिगड़ने को एक बार मैं दोबारा समझू, मुझे नहीं पता आप लोग क्या ले बैठे हो इसको। अगर मेरे पास कोई क्रिस्टल है AB, राइट, और इसका फॉर्मूला है ये, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, मींस 2:3 रेशो चल रहा है। और अब आप जानते हैं, आपने पूरे इस चैप्टर में रेशो किस तरह से निकाला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, या 9th क्लास में चार्जेस क्रिस क्रॉस करके निकाला था, या आप कह लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर से भी आप निकाल सकते हो, कहां कहां मौजूद है वॉइड्स वगैरह वहां से निकाल सकते हो। आपको पता है ये खेल सारा नंबर का है। रेशो बाय मास तो रह गई चीजें पीछे, वो था कोवेलेंट के लिए, कि कोई भी दो एलिमेंट्स कोवेलेंट उसमें कंबाइन करते हैं तो दे डू सो बाय रेशो बाय सिंपल होल नंबर रेशो बाय मास। वहां ये पढ़ते हो 11th के शुरू के लेक्चर में। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये आयोनिक में तो सारा खेल नंबर का है, क्योंकि आयोनिक क्रिस्टल्स ही चल रहे हैं। तो A2B3 का मतलब है रेशो। अगर कोई एक चीज जरूरत से ज्यादा हो गई, जैसे कि एनायन,
तो रेशो में एक चीज, सॉरी एनायन नहीं है ए, मेरी तरफ से एनायन है बी, इसका ज्यादा होना मतलब कैटायन का कम होना, शायद इसका रेशो 3.2 हो जाए। सिंपल होल नंबर रेशो तो नहीं है ना ये, 3.2 हो जाए। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, एनायन थोड़े ज्यादा हो गए रेशो में और कैटायन क्या रह गया, कम। कैटायन जनरली मेटल्स, क्योंकि हम आयोनिक की बात कर रहे हैं। तो इस डिफेक्ट में सबसे पहली कैटेगरी आई मेटल एक्सेस। मेटल का मतलब यहां कैटायन से है, क्योंकि आयोनिक क्रिस्टल्स की बात हो रही है तो उनमें कैटायन आप 99% देखेंगे, 100% देखेंगे मेटल ही मिलेंगे, इसीलिए कैटायन एक्सेस के बजाय मेटल एक्सेस बोल दिया। किसी भी वजह से स्टोइकियोमेट्रिक रेशो बिगड़ जाए, मैंने यहां जो मर्जी लिखा, अब आपकी हेडिंग बता रही है मेटल एक्सेस, इसका ज्यादा होना, ये शायद गिनती में ज्यादा हो गया। अगली कैटेगरी आ जाएगी एनायन का ज्यादा होना। तो पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो का बिगड़ना, डेसिमल्स में स्टोइकियोमेट्री आने की अब आपको आदत पड़ेगी कि ऐसा भी होता है। अभी तक हम ऐसे कंपाउंड आपके सामने ला नहीं पाए थे, अब लाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक और सॉलिड स्टेट इन्हीं दोनों में आते हैं, यही दो अभी तक हमने नहीं किए थे। सो इस तरह से मेटल एक्सेस। अब देखिए है सारा हिस्सा समझने का, लेकिन 2-3 लोगों को मैं देख रही हूँ कोई भी वजह से थके हुए हैं, दे आर फीलिंग सो स्लीपी। अगर नहीं आपसे सुना जा रहा, नहीं बैठा जा रहा, यू पीपल कैन गो। लेकिन अब मैं 2-3 लोगों की वजह से टॉपिक का नाश नहीं पीट सकती कि इनसे ना इंटरेक्ट कर लूं। बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने से टॉपिक का फ्लो भी जाएगा। ये टॉपिक हैं आपके, आपको करने हैं, बी अटेंटिव। अब मेरे पास मेटल एक्सिस का मतलब क्या है ये समझना है। सोडियम होने चाहिए थे क्रिस्टल में 1000 और क्लोराइड भी होने चाहिए थे 1000, रेशो क्या आता 1:1। कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, या तो सोडियम ज्यादा घुस गए या क्लोरीन निकल गए, कुछ भी हो सकता है। या तो सोडियम किसी वजह से ज्यादा आ गए या क्लोरीन किसी वजह से बाहर निकल गए। कहीं पर भी NaCl का क्रिस्टल फिर मॉल्टन है, फिर वो क्रिस्टलाइज हो रहा है धीरे धीरे स्लो कूलिंग से, और उसके आसपास अगर सोडियम वेपर्स मौजूद हैं, अगर, और ऐसा बहुत होता है कि और ये नेचर में तो होगा ही होगा। जो रॉक सॉल्ट आपको मिलता है, कौन से कलर का बताया मैंने, किताबें कौन सा, या मैंने आपको लास्ट क्लास में पेल येलो। और बड़ा कॉमनली आप किसी ग्रोसर के पास जाएं तो आप उससे कहें कि हमें एक टुकड़ा चाहिए रॉक सॉल्ट का, इतना अच्छा क्रिस्टल होता है, यू शुड हैव इट। उस क्रिस्टल को आप अपने घर पे तोड़ नहीं सकते, ये कोशिश कर लो जी हम करें, हाँ उसमें धीरे 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 टुकड़े होंगे, लेकिन वो क्रिस्टल इतना इतना अच्छा है कि यूजुअली लोगों ने शुरू शुरू में जब बहुत कल्चर आया कि भाई ये तो नॉर्मल नमक नहीं खाना चाहिए, तो अपनी मिक्सियां तोड़ी हैं उसको पीसने के चक्कर में, कि ले आए क्रिस्टल उसका और पीसना शुरू किया, मिक्सी टूटी है उससे। इतना अच्छा क्रिस्टल है, बहुत कॉमनली मिलता है, और वो पेल येलो कलर का होता है, थोड़ा मटमैला होता है। एक्यूप्रेशर वाले लोग उसको यूज करते हैं पॉइंट्स को प्रेस करने के लिए। कोई भी एक्यूप्रेशर वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, दे ऑलवेज हैव रॉक सॉल्ट इन देयर बैग, कि अगर मुझे यहाँ के पॉइंट्स प्रेस करने हैं तो उसको यहाँ रखा जाए, तो वो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, बड़ी कॉमनली मिलता है। उसका कलर पेल येलो क्यों है, हम तो पढ़ते हैं कलर सिर्फ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होता है, और कहीं तो कलर हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं। तो इनमें कलर क्यों आता है, हाँ जी, पैरामैग्नेटिक की वजह से। तो मतलब पैरामैग्नेटिक भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं अभी बात करेंगे। मतलब अगर कलर आ गया तो पूरा चांस है पैरा होगा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, कलर आ गया तो वो भी बात करते हैं। अब सोचो क्या हुआ, ये मैं मोल्टन NaCl लेकर आई एक जगह पर, उसके चारों तरफ सोडियम वेपर मौजूद है। ये बुक्स नहीं बता पाएंगी, बहुत साल लगे हमें भी ये समझ के समझाने में कि बच्चों को कैसे समझाएं, वरना रटाना पड़ता है। यानी इस क्रिस्टल के आसपास बहुत सारे सोडियम वेपर्स घूम रहे हैं, सोडियम वेपर्स हैं। उन सोडियम वेपर्स को देख के अंदर जो Cl बैठा हुआ था, अंदर वाले Cl को अगर मैं देखूं तो थोड़ा बड़ा बना देती हूं ताकि आपको दिखे, ऑल्दो मेरे पास ये फैसिलिटी है। ये Cl नेगेटिव क्या होता है, एनायन थोड़े बड़े बनते हैं, कैटायन थोड़े छोटे। मैंने रफ हैंड से बनाया, सब साइजेस सेम बनाए, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आप प्रॉपर बुक्स देखेंगे तो सोडियम छोटा मिलेगा, थोड़ा सा एनायन बड़ा मिलेगा। इस सोडियम वेपर को देख के क्लोरीन सोचता है लेट मी गो आउट। क्यों, क्योंकि ये सोडियम हाईली रिएक्टिव, रेडी टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन। उसको देख के अंदर से क्लोरीन बाहर आया और इसके साथ अटैक में शामिल हुआ।
इस सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दिया और ये अलग ही अपना नया क्रिस्टल बना के बैठ गए, Na+ और Cl-। उसको देख के Cl बाहर गया, अंदर क्या था, Cl नेगेटिव था। यानी क्लोरीन बाहर वाले Na को देखकर अपनी एनायनिक साइट के अंदर, अब लैटिस में तो इसकी साइट फिक्स थी, वहां पर से तो ये हिल नहीं सकता था, बाहर निकल गया क्लोरीन, एस्केप कर गया क्रिस्टल को, और उसकी जगह क्या छोड़ गया, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स साइट। ऐसी हजारों साइट पे क्लोराइड बाहर, अपना इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के क्लोरीन बाहर, उसे बाहर सोडियम मिल गया, और इधर इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसका खाली है, फ्री खाली इलेक्ट्रॉन रेडी टू मूव शोज कलर। दैट इज द रीजन बिहाइंड पेल येलो कलर ऑफ NaCl क्रिस्टल। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं था कलर दिखाने का। सो ये वजह है NaCl के पेल येलो कलर दिखाने की। जर्मन लैंग्वेज में कलर के लिए फाब यूज होता है, FARBE, जो वर्ड है फाब, यूज्ड फॉर कलर। उसके नाम पर इन सेंटर्स को, कलर के लिए जो सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल थे, इन सेंटर्स को नाम दिया गया। बहुत पूछा जाता है ये, फाब सेंटर्स। फाब सेंटर्स को F सेंटर्स भी बोलते हैं। व्हाट इज F सेंटर देन, इफ आई नीड टू डिफाइन? एनायनिक साइट से एनायन बाहर चला गया, उसकी जगह अपनी जगह अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन anionic sites are called as Fab centers because they are responsible for color. इसीलिए उनको नाम दे दिया गया Fab center. इत्मीनान से नोट करिए अब जी। नहीं, KMnO4 का अलग रीजन है, D&F ब्लॉक में बताऊंगी। यस, उसमें ये रीजन नहीं है। KMnO4, K2Cr2O7 इतने डीप कलर्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं, ये पर्पल, येलो, पिंक, मतलब वायलेट कह लो, उसका रीजन उसी चैप्टर में आएगा। इसी तरह से एक दो और हैं जिसमें फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, उसके बावजूद भी वो कलर दिखाते हैं। सिल्वर, AgBr कंपाउंड्स कलर शो करते हैं, वो आपका D&F में आएगा। एक नाम आएगा चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, वो चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना इज येट टू कम इन क्लास, तब बात करेंगे, बिल्कुल आएगा जी। अब जरा फाब सेंटर डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को अच्छे से नोट करिए। पिंक कलर ऑफ LiCl, KCl का वायलेट और लिलियाक कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फाब सेंटर की वजह से है। कलर इज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। फाब सेंटर नोट हो गए, राइट? आपको कॉन्सिक्वेंस दिया जाएगा और वो किस डिफेक्ट की वजह से वो पूछा जाएगा। डेंसिटी का डिक्रीज होना, फ्रैंकल की शॉर्ट की आपको खुद चूज करना होगा। किसी क्रिस्टल का, जैसे इन तीनों का ये कलर दिखाना, डिफेक्ट का नाम फाब सेंटर भी बोला जा सकता है ऑप्शन में। F सेंटर, फाब सेंटर, और मेटल एक्सेस, कैटायन एक्सेस, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एनी नेम। यस, क्योंकि सामने सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के लिए बुला रहा है, सोडियम वेपर है, सामने सोडियम कैटायन थोड़ी है, इसीलिए। यस ऋषित, तुम्हारा हैंड रेज है बड़ी देर से, अगर इसमें है तो पूछ सकते हो। ना, इसमें नहीं है। ओके, चल ठीक है। अब आ जाते हैं, नोटेड, इतना टाइम दे दिया मैंने, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आ जाइए, एक और तरीके से मेरे को मेटल एक्सेस या कैटायन एक्सेस मिल सकती है, वो देखिए कैसे। अब आ जाइए, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल पे व्हाइट कलर का होता है ये। जिंक ऑक्साइड जैसे ही बनता है, हमारे पास व्हाइट कलर का क्रिस्टल है। इस व्हाइट कलर के क्रिस्टल को थोड़ा सा हीट कर दो। यूजुअली हम देखते हैं, अगर इस क्रिस्टल को हीट कर दें, इसका कलर बदल जाता है, येलो हो जाता है। कोई इंप्यूरिटी नहीं आई इसके अंदर, कुछ नहीं, कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं डाला, एकदम से कलर आ जाता है हीट करते ही। होता क्या है हीट करते ही, इसे समझिएगा। अगेन जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल, ठीक है, जिंक ओ, जिंक ओ। अब जिंक पे क्या चार्ज होगा, 2+, ओ पे क्या चार्ज होगा, 2-, एंड सो ऑन। अगर मैंने इसे हीट किया, हीट करते ही देखिए साथ में मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, हीट करते ही क्या हुआ। हीट करते ही ऊपर वाले में क्या था, क्लोरीन Na को देख के बाहर निकल गया। यहां पे भी क्या हुआ, एनायन ऑक्सीजन 2-। हीट मिलते ही ये ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, हाफ O2। हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या था, 2-।
तो इस पूरे में अगर देखो, ऑक्सीजन जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज था वो अपना हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन बना के गैस बना के क्रिस्टल से गायब, एस्केप। गैस तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगी। और एनायनिक साइट फ्री। एनायनिक साइट पे क्या छोड़ गई वो ऑक्सीजन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां वहां क्लोरीन एनायनिक साइट पे क्या छोड़ के गया था? 1 इलेक्ट्रॉन। यहां एनायनिक साइट पे इलेक्ट्रॉन, नॉट एनायनिक साइट, आई एम सॉरी, लेट मी चेंज, इंटरस्टिशियल स्पेस पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, क्योंकि मेरे से सवाल पूछा जाता है फिर तो इसको भी फाब सेंटर बोलेंगे, नहीं। यहां पर इलेक्ट्रॉन देखे गए एनायनिक साइट में रहने के बजाय वो इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस गया। यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे किसी एक ऑक्सीजन के, वो ऑक्सीजन में यहां रब कर देती हूं ताकि आप लोग एक वैकेंसी देख सको। अच्छा, दूसरी किसी साइट से, अब आप सोचिए अगर ऐसा ही हुआ होता तो वैसे कहने को तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिंक ज्यादा हो गए कि नहीं? और कमाल की बात, वो जिंक जो ज्यादा हुआ है वो भी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गया। जिंक, एक्स्ट्रा जिंक। अब आप कहो वो एक्स्ट्रा जिंक क्यों है? 1 मिनट पेन रोक देना। अब आप सोचिए, एक साइड मेरी जिंक की भी खाली हुई, एक साइड मेरी ऑक्सीजन की भी खाली हुई, क्रिस्टल तो बन रहा है, यहाँ पे और ऑक्सीजन और जिंक आ जाएंगे, ये वैकेंसी नहीं है। यहां पर और ऑक्सीजन और जिंक आ जाएंगे। ओवरऑल पूरे क्रिस्टल में किसकी गिनती बढ़ गई? जिंक की कैटायन एक्सेस। जिंक ऑक्साइड के डिफेक्ट को लेके पिछले सालों में सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ, बिकॉज नो बुक इज टेलिंग एनीथिंग। तो इसके ऊपर हमें बहुत सारी और एक्स्ट्रा बुक्स की हेल्प लेके ये कंटेंट लाना पड़ा। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था मेटल एक्सेस में कैसे है। इसका मतलब इसमें भी कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो गई? नहीं। अच्छा, इसका मतलब इसको भी फाब सेंटर बोलेंगे? नहीं। इन्हीं नई नई के जवाब देखने के चक्कर में हमें यह पता चला कि इसमें बराबर की साइट्स खाली तो हो रही थी, बट क्रिस्टल तो बन रहा है, जगह खाली है, और जिंक और ऑक्सीजन जब ठंडा हो रहा है, स्लो कूलिंग हो रही है, वो आके जगह घेर रहे हैं। यानी इसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में फंस गया, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एस्केप कर गया और 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ गया। दिस इज द रीजन ऑफ येलो कलर। इसकी वजह से इसके अंदर कलर और हर तरह की कंडक्टिविटी भी आ गई। इसे समझ लीजिएगा, जब जब इसमें डाउट आएगा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के इस हिस्से को देखना होगा। इसे अब नोट कर लीजिएगा, मैंने एक्स्ट्रा स्पेशली अलग कलर से लिखा है। इट्स माय वे ऑफ टेलिंग यू दैट इट इज समथिंग डिफरेंट। तो इस एक्स्ट्रा को ध्यान से देखें, इसीलिए इस तरह से दिया गया है हेडिंग में। नोट करिए इसको। यस हरमन, डाउट? म्यूट 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 हो तुम। हरमन, आई डोंट थिंक आपकी आवाज आ पा रही है। मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ है मैं क्या? पूछ लूं? हाँ प्लीज प्लीज, तुमने बड़ी मुश्किल से रोक रखा है, बोलो। मैम क्या आप वो समझा सकते हो कि डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज क्यों नहीं होती वापस? यहाँ आप डेंसिटी क्यों नहीं दिख? मतलब आपने कहा था ना कि वैकेंसी कोई है नहीं, मतलब नॉर्मली लोग अज्यूम करते हैं, क्या आप वापस एक्सप्लेन कर इसके सकते हो? अंदर वैकेंसी कोई नहीं हुई, बट डेंसिटी तो, मतलब इसमें डेंसिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रही, इसमें तो कलर और कंडक्टिविटी की बात कर मैम तो रही हूँ। इसमें डेंसिटी, वैकेंसी क्यों नहीं हुई, मुझे वही समझना, मुझे वो अच्छा पार्ट समझ। वैकेंसी क्यों हाँ नहीं हुई, ओके हाँ ओके ओके। भाई इसके अंदर वैकेंसी सोच के देखो, जब जिंक निकला, राइट, अब देखिए जिंक कैसे निकला, साथ में रिएक्शन दे रखा है ऋषित, और जी मैम। ऑक्सीजन तो क्रिस्टल से बाहर चला गया। जिंक 2+ क्रिस्टल से बाहर जाने के बजाय अंदर ही रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन भी एनायनिक साइट पे होने के बजाय इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए। दोनों साइड एक एक वैकेंसी क्रिएट होनी चाहिए थी कायदे से, बट वो वैकेंसी क्रिएट होने के बजाय क्या हुआ, अब मतलब क्रिस्टल को आप हीट कर रहे हो, आसपास जिंक और ऑक्सीजन और है, वो इसकी जगह घेर लेते हैं। देयर आर नो कैटायनिक वैकेंसीज। ठीक है, तो अभी तो क्रिस्टल बन रहा है और जिंक और ऑक्सीजन मॉल्टन स्टेट में पड़े हैं, घुस जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ गया। यस, ये सारी बात मैंने बताई ही इसलिए है, ये किसी बुक में नहीं दे रखा, मतलब आपके लेवल की बुक्स में, कि वरना सबके सब एक ही सवाल पे अटकते हैं, व्हाई नॉट दिस,
एफ सेंटर। एनायनिक साइट में ट्रैप हुए इलेक्ट्रॉन्स को ही एफ सेंटर बोला गया। ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके ट्रैप हुए, तभी इसको हमने फाब सेंटर नहीं बोला। फिर अगला सवाल लोगों का आ गया, इसका मतलब एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। एनायनिक वैकेंसी में भी ये नहीं आते, तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट नहीं, तो हमने ही अंदाजा लगाया, फिर पक्का ऐसा हुआ होगा बाकी किसी और जगह से ऑक्सीजन, मतलब तो क्रिस्टल मॉल्टन पड़ा है, बन रहा है और ऑक्सीजन और जिंक घूम रहे हैं, उन्होंने आके जगह ले ली होगी, क्योंकि इसमें वैकेंसी नहीं मिली। ये हमारी तरफ से क्रिएट करे गए रीजंस हैं। नो बुक इज गिविंग इट। ठीक है एवरीवन, क्लियर? हाँ जी। ना कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी इसकी। क्या चीज कंडक्ट करती? सॉलिड स्टेट में बेटा जिंक और ऑक्सीजन तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जिंक ऑक्साइड का येलो क्रिस्टल थोड़ी सी कंडक्टिविटी दिखा देगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन तो मेटल में भी मूव करते हैं, तो इसमें भी मूव करेंगे। बहुत थोड़ी सी, इतनी कंडक्टिविटी नहीं आई कि मैं इसकी तारे बना लूं, बहुत थोड़ी सी। राइट एवरीवन, क्लियर? फरमान अभी भी हैंड मैम रेज है, बट मैं, हाँ बोलो बच्चे। मैम मैं कह रहा था मैम, जो NaCl वाला एग्जांपल था ऊपर, उसमें मैम जो हाँ, Na हम बाहर से दिया है मैम। बाहर से दिया नहीं, वो बाहर ही है और बाहर ही पड़ा है। आसपास Na वेपर्स थे। ओके यार, तुम्हारा ऑडियो वीडियो में इशू है भाई। चलिए, लास्ट टू एंड डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स को खत्म करते हैं। अभी तक हमारा क्या चल रहा था? मेटल एक्सिस। अब क्या चलेगा? लास्ट इज मेटल डेफिशिएंसी। ये भी आपको मेरे साथ पहले समझना पड़ेगा, बड़े प्यारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। अगेन कैलकुलेशंस। मेटल डेफिशिएंसी में क्या है? हरमन जब तुम्हारा माइक ठीक हो जाए तब बताना मेरे को, या क्लास के एंड में पूछ लेना। अभी आई एम नॉट एबल टू गेट यू कि आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। ये मैंने किसका क्रिस्टल लिखा है? देख के तो लग रहा है FeO का लिखा है, और इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 1:1। हर हालत में दिख रहा है जी, +2 -2, एक्सपेक्टेड शुड बी दिस। और अब तक तो ऐसे ही लिख के काम चला रहे थे FeO। लेकिन जब इसके क्रिस्टल में हम गिनती करने पहुंचे, आयरन की एक बड़ी खास बात होती है, इट इज इक्वली स्टेबल इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेचर में FeO मिला, कोई परफेक्ट नहीं मिला FeO। हुआ क्या इसके अंदर? इसके अंदर, और अब तो तुम्हें निकल ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल अब तक जो छुपाए दबाए हुए थे समझ आ जाएंगे कि FeO में हुआ क्या। इसके क्रिस्टल में एक्सपेक्टेड ये था, कहीं बीच में कुछ आयरन, जैसे कि मैं एक आयरन, मेरा डायग्राम छोटा सा है तो मैं एक ही आयरन में चेंज करके दिखाऊंगी, कुछ जगह जगह पर लेटिस साइट्स पर आयरन अपनी मर्जी से इसमें कन्वर्ट हो गया, आप नहीं रोक सकते इसको। Fe2 प्लस Fe3 प्लस इक्वली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आपने लैब में बनाया ना FeCl2 FeSO4, लास्ट ईयर GOC के क्वालिटेटिव में हमने किया है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालो। वाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड? अब 5 मिनट छोड़ दो, वो Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। Fe2 प्लस 5 मिनट बाद ही तुम देखोगे आधी से ज्यादा टेस्ट ट्यूब के अंदर Fe3 प्लस होगा। इट मीन्स यू कैन नॉट स्टॉप दिस चेंज, वो तो होना ही है। तो जगह जगह पर Fe क्या हो गया? +3। क्या गड़बड़ हुई कशिश इसकी वजह से? चार्ज। क्रिस्टल इज नो मोर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और कोई एक साइड पे थोड़ा ही हुआ होगा, बहुत सारी साइड्स पे हुआ होगा। अब क्रिस्टल को क्या करना पड़ेगा? अब क्रिस्टल को न्यूट्रल करना पड़ेगा अपने आप को। तो न्यूट्रल करने के लिए चेक मैं क्या कर रही हूं। ऐसा कई साइड्स पे हुआ होगा, कौन सा एक साइड पे? अब पूरे क्रिस्टल पे कितना चार्ज है बच्चों एक्स्ट्रा? क्यों अभिनव, कितना एक्स्ट्रा चार्ज है? +2। तो नेचर ने इसका सोल्यूशन देखा, 2 Fe+3 के बदले 1 Fe+2 गायब कर दो। 2 Fe+3 के बदले 1 Fe+2 गायब कर दीजिए। अब वैकेंसी से काम नहीं चलेगा, मेरी तो स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ हो गई। अब वैकेंसी कोई देखने लायक बात है? जहां तुम्हारी स्टोइकियोमेट्री हिल गई वहां कहोगी भाई जिसकी हेडिंग ही मेटल डेफिशिएंसी है, वो पहले ही बता रहा है कि भाई आपके तो मेटल कम पड़ गए। तो यहाँ पे अब मैं वो बात नहीं कर सकती वैकेंसी क्रिएट होगी, वो गई बात। वो तो तब बात करूँ ना जब रेशो सेम हो। रेशो ही बता रहा है मेरे तो मेटल एक्सपेक्टेड से कम है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मुझे Fe3 प्लस कन्वर्ट करने के चक्कर में
आयरन 2+ गायब करना पड़ा। तो क्या रेशो 1:1 रहा? नो वेज। गिनती आपके सामने है, रेशो गड़बड़ हो गया। कौन कम पड़ गया गिनती में? आयरन। नाउ इट इज नॉट नंबर्स, नाउ इट इज नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशो। इस डिफेक्ट को मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। ऐसा कॉपर, निकल सभी ऑक्साइड्स में मिला। लेड, जब हम पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां देखेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स जो अब तक आप जानते थे, ये है मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड कहाँ मिलते हैं? सिर्फ इसी डिफेक्ट की वजह से मिलते हैं। तो मिक्स्ड ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें Fe2+, Fe3+ दोनों थे ऑक्सीजन के साथ एक्चुअली। तो ऐसे ऑक्साइड्स को मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, पहले बताइए। सबको क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन क्या है? हाँ जी बोलिए। एक बोलो सेकंड बोलो, नोट कोई कर बात लो, नहीं। एक सेकंड नोट कर ओके नोट करने। ओके ओके, नोट करिए। ये रेंज नोट कर लेना बच्चों। 0.95, 0.97, 0.98 ऐसे मिलेगा अब आपको रेशो। मेटल डेसिमल्स में और ऑक्सीजन 1 लिखो, आराम से लिखो पहले। खुशबू, ऑनलाइन लगाने की वजह आज की क्लास? मैम मेरा हेडेक था इसलिए। यार मतलब अपने एंट्रेंस एग्जाम में लिख पाओगे क्या कि मेरा हेडेक था, मैं एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद फिर छुट्टियां मैंने ले ली। मैं खुद आज कहीं से दौड़ती भागती आ रही हूँ, कहीं जाना था मेरे को, क्लास ली। मेरे पास भी ऑप्शन था, मैं जहां थी वहीं से ले लेती ऑनलाइन क्लास, तुम लोग चूं भी ना करते। बट मुझे पता है क्वालिटी हैम्पर करेगी जब आप रेगुलर एब्सेंट हो किसी वजह से। नोटेड? अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो शायद मेरे टेस्ट में भी गया हुआ हो। ये मतलब मैंने टेस्ट देखा नहीं, बट मुझे पता है मेरे से इसके बिना पेपर बनता नहीं है कि ये एक्सपोजर देना है, क्योंकि ये उनमें से है क्वेश्चन। हर साल हम सोचते हैं ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, जेई और नीट की बात कर रही हूँ, बोर्ड की बात नहीं कर रही। ये अब तो नहीं आएगा, ये इतना इजी है। फिर किसी ना किसी शिफ्ट में किसी ना किसी जगह पे मिल जाता है हमको ये क्वेश्चन, तो ये छूट नहीं पा रहा है अभी तक। एनीवेज, मेरे को कहा गया निकल का एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है 0.98, और मुझे बताओ कितना परसेंट निकल +2 में था, कितना परसेंट, फ्रैक्शन का मतलब परसेंट बोल सकती हैं आई होप, कितना परसेंट निकल 2+ में था और कितना परसेंट निकल 3+ में था, निकाल के दीजिए और 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके लिए बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल चीज है, अगर सभी लोग यहाँ देख सकें। अमितेश्वर, क्या मैं इसको 0.98 और 1 को आसान करने के लिए ये लिख सकती हूँ? दोनों साइड इंटू 100 कर दो। डेसिमल्स हैंडल करने कई बार मुश्किल हो जाते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ सी लगती है, तो ये बुक्स नहीं बताएंगी, ये मेरा तरीका है। जब हम बोर्ड के लिए कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो हमारा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, स्टेप्स एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन। और जब हम टिपिकली कंपटीशन के लिए जाते हैं, वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, कोई नहीं तुम्हारे स्टेप्स देखने वाला। तो मैंने इसको 98 और 100 कर दिया। इससे मैं एक इक्वेशन बनाती हूं। निकल 2+ का नंबर सपोज था x, निकल 3+ का नंबर सपोज था y, राइट? तो एक इक्वेशन तो मेरे को यहां से दिख रही है, x + y इज 98। कोई ये भी कह सकता था 98 - x लिख दो, बात तो वही है। मैं जरा आसान कर रही हूं कि आप ज्यादा झंझटों में ना फंसे और ये 10 से 12 सेकंड के अंदर होने वाले क्वेश्चंस में हो। तो मेरे पास x + y 98 है, ये कंफर्म हो गया। ऑक्सीजन ने, स्नेहा, कुल मिला के कितना नेगेटिव चार्ज बना रखा है यहाँ पे क्रिस्टल में? -200। तो यानी इन निकल ने भी कितना चार्ज सेटिस्फाई कर रखा होगा? क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही होता है, इतना तो अब तक मेरे को समझ आ गया। दूसरी इक्वेशन में यहां क्या बता रही हूं, एक्स निकल के ऊपर चार्ज कितना था बच्चों? 2x, और y निकल के ऊपर चार्ज कितना था? दोनों ने मिलके चार्ज कितना क्रिएट किया? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, x आ जाएगा। सपोज, कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रही मैं, सपोज आपका x आया यहां पर 94, जस्ट आई एम जस्ट पिकिंग अ नंबर रैंडमली। परसेंटेज पूछी है, एक्साइट होके हम क्या कर देते हैं, जैसे ही x आया 94, ये बहुत बच्चे गलत करके आए, इसीलिए शायद वजह है इस क्वेश्चन का रेपिटेटिवली हमें मिलने की।
तो जैसे आया 94, एक ऑप्शन में 94% मिला और दूसरा ऑटोमेटिकली आप कर ही लोगे, 98 में से 94 माइनस कर लोगे 4, टिक कर दिया जी 94 और 4। भाई परसेंटेज पूछी है, 94 कितने में से, 98 में से। छोटी सी मिस्टेक है जिसको आप जानते हैं, ये आप शायद क्लास 8th में हो तो ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन क्लास 12th में आप ये गलती जरूर करेंगे, क्योंकि इतनी बारीकियों को कई बार हम अपनी हैबिट में नहीं ला पाते, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें संभाल रखी होती। इनटू 100 और पता चला जी आपका आंसर तो 97% आ रहा था। मैंने रैंडमली लिख दिया बच्चों 97%, डोंट टेक इट लिटरली। नाउ यू कैन कैलकुलेट फॉर योरसेल्फ कि x यानी निकल 2+ की परसेंटेज कितनी थी और 100 में से माइनस करके निकल 3+ की परसेंटेज कितनी थी। ऋषित आपका हैंड रेज है? ओके, हाँ जी, क्लियर कृतांश? हाँ, 200 ऑक्सीजन 100 है, हर ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2, तो 100 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? -200। निकल ने इसी को संभाल रखा होगा, टोटल सारे निकल ने चार्ज तो इसके जस्ट ऑपोजिट एंड इक्वल मैनेज कर रखा होगा। दैट्स व्हाई दिस डन हो जाएगा। आगे चल सकती हूँ, डिफेक्ट्स खत्म। अब डिफेक्ट्स जैसे ही खत्म होते हैं, मेरे पास लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, एक बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा। थोड़ा सा आपको उसमें कुछ कुछ फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, आई डोंट नो फिजिक्स में उसका क्या डिटेल मिलेगा आपको, बट जितना हमारा सब्जेक्ट अलाउ करता है वो सारा मैं आपसे बात करूंगी। मुझे बस यही था कि आज मैं लास्ट टॉपिक ले पाऊं। अब लास्ट टॉपिक के मेरे पास काफी टाइम है, मैं शायद बिफोर इसमें टाइम एक ही doubt क्लास खत्म कर दूं। जी सर। क्या आप सेकंड इक्वेशन वापस समझ सकते हो? क्यों ऋषित, इसमें क्या था बच्चे? एक मैथ्स वाला बच्चा मेरे से अगर ये पूछ रहा है, मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मुझे 200 का लॉजिक समझ में नहीं आया। एक बार देखो अपने आप पे, एक बार अपने आप को टाइम दो, 2 मिनट, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया इट्स ओके, लेकिन कोशिश ही नहीं करी वो गड़बड़ है। एक बार देखिए, बताने को मैं खड़ी हूं, मेरे से अमरीन ने भी पूछा, मैंने बता दिया, लेकिन मुझे लगता नहीं मेरे को बताना चाहिए। एक बार देखिए क्यों आया 200 उसकी 100 into -2 -200 होगा और निकल वही कर रहा होगा। निकल वही ये अब सितंबर से आप लोगों को थोड़ा लेवल अप इसमें करना पड़ेगा, सभी को, नॉट ओनली टू हिम, आप सभी को। हर छोटी 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 चीज डाउट सेशन में पूछना, हर छोटी छोटी चीज पे अड़ना बंद करना चाहिए। अब इसको कहते हैं अब थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे आना, खुद खोजो ना उसकी वजह, उसमें ज्यादा अच्छा रिटेन रहेगा। आप जितना पूछेंगे आपका, नॉट ड्यूरिंग क्लास, क्लास के ड्यूरिंग पूछिए, मैं उसको नहीं रोक रही, रोकना भी नहीं चाहिए, पहली बार पढ़ रहे हैं टॉपिक, बट अब थोड़ी कोशिश अपने आप को बांधने की करना कि कुछ तो चीजें मुझे खुद भी ढूंढनी चाहिए। बाकी जो डिफिकल्ट एरियाज हैं उसके लिए ऑलवेज मोस्ट वेलकम। लास्ट टॉपिक आपकी जो बुक्स में दे रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, 2 ही प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मेरे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में तो बहुत कम पढ़ाना पड़ेगा आपको, पैरा डाया सब आता है ऑलरेडी, बट फिर भी कुछ नई टर्म्स हैं वो लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हमें कंडक्टिविटी की यूनिट्स पता है, मेरे को ये सीमेन वाला या ओम इनवर्स बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास कंडक्टिविटी की रेंज देखिए, इंसुलेटर्स जो डू नॉट कंडक्ट एट ऑल, फिर भी अगर मैं उसकी रेंज भी दूं तो वो कितनी कम है, ये वैल्यू आपसे रटी हुई एक्सपेक्टेड है, आपको ये याद होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर्स कम इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अगर आप लोगों को मैं कहूं कंडक्टर्स के एग्जांपल दो, तो सिमरन, हरमन, सचरीत, ब्रिजेश, सबसे पहला एग्जांपल दिमाग में क्या आता है कंडक्टर्स का? कैटेगरी की बात करूं तो मैं मैम आयरन, आयरन, कैटेगरी की बात करूं ब्रिजेश तो मेटल्स। कंडक्टर सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है मेटल्स। मेटल्स क्यों कंडक्ट करते हैं आप लोगों से पूछो तो आपके पास एक टिपिकल जवाब है जो हम ही जैसे लोगों ने तय कर रखा है कि ये बोल दो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आखिर इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, आज तक ये नहीं हमको समझाया बताया गया। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कहा म्यूचुअल शेयरिंग, आयनिक बॉन्डिंग में कहा कि एक ने उठा के अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया। ऐसे इलेक्ट्रॉन
मतलब क्रिस्टल के अंदर रह कैसे सकता है, क्या है, क्यों रहता है, वो सारी बात समझने के लिए आपके पास टॉपिक आता है सबसे पहले कंडक्टर्स में मेटल्स को पढ़ना। मेटालिक बॉन्डिंग आज तक नहीं पढ़ी, इसी चैप्टर में पढ़ाई जाती है कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या है। ना तो ये कोवेलेंट है क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, ना ये टोटल ट्रांसफर है। तो इसमें मेरे पास सबसे पहले आया मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, इसको बहुत लंबा नोट मत करिएगा, इसे समझ लीजिए, बुकलेट में हमेशा समझने को है। एक बार समझ लीजिए, फिर आपको जितना लगे नोट करने का है वो नोट कर लेना। इस मेटालिक बॉन्ड के मॉडल को नाम मैं देती हूं, वीबीटी वगैरह नहीं है इसका कुछ, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। एक्चुअली में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कोई भी मेटल आप इमेजिन करिए, सारे मेटल ही रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। तो वो मेटल जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, हर मेटल की एक खास बात ये है, इट इज रेडी टू लीव इट्स इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसका नेचर इलेक्ट्रॉन निकाल लो बस। तो मेटल क्या करता है सॉलिड स्टेट में, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने ही क्रिस्टल में छोड़ देता है। तो सपोज ये सोडियम था, या आप कह लो आयरन था, या जो भी मेटल कह लो, इसने, अब सोडियम है, ये लिथियम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। वाई? बिकॉज नेचर है इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना। इसने भी, सारे मेटल्स ने अपने एक एक, दो दो, तीन तीन, छह छह, सात सात, डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे कि भाई मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों होता है आयरन का, जबकि सोडियम पोटेशियम वगैरह का देखो तो इतना नहीं होता, वो तो नाइफ से कट जाते हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आयरन होगा यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको बहुत हीट देनी पड़ेगी। ये बात डी एंड एफ ब्लॉक में पूरे एक लेक्चर में ली जाएगी, सो इस पे इतना भी ज्यादा मत सोचिएगा। लेकिन हर मेटल एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया अपने नेचर की वजह से। उसकी वजह से इन पार्टिकल्स पे कोई चार्ज आएगा निशांत, इन पे कोई चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से, कौन सा? पॉजिटिव। ये सारे के सारे क्या अपने, ये न्यूक्लियस का चार्ज नहीं दे रही मैं, ये तो अब इन पे आयनिक चार्ज आ गया प्रॉपर, स्टेशनरी है, मूव कर नहीं सकते। ये जो बीच में फंसे हुए धसे हुए हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, अमितेश्वर यही है, यही है, लग नहीं रहा मुझे, यू आर हेयर ओनली, समझ पा रहे हो? ओके जी, थैंक यू जी। सो इस पे जो चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज, और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? कैर्नल्स। आर्मी वाला कर्नल नहीं है ये, कई लोग इसको कर्नल कर्नल बोलते रहते हैं। कैर्नल्स, स्टेशनरी, बाउंड टू देयर प्लेस, कैनॉट मूव। हाउ इज इट पॉसिबल कि इतना चार्ज किसी में है? इसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका तो सोचिए। प्लस, क्या सॉलिड स्टेट में दो कैटायंस क्लोजली डेंसली पैक्ड हो भी सकते हैं? इनमें तो रिपल्शन आएगा, कोई लॉजिक नहीं था इसका। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्ट्रीम फ्री बह रही है। पहले क्या होता था बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान यही दीजिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस एक एटम का था, इस एक मेटल एटम का। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बह पड़ा, हर एक को बिलोंग करता है। यानी इस कैर्नल के चारों तरफ, ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर, साइड से, इधर से, उधर से, इलेक्ट्रॉन्स का सी बन गया पूरे क्रिस्टल में। अब किसी को पता ही नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, बह रहा है इलेक्ट्रॉन का सी, किसी को पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन किसका है। दो कैटायंस के बीच में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। पहले एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पर एटम। दैट इज व्हाई मेटालिक बॉन्ड इज सो स्ट्रांग कि इजीली आप मेटल को बेंड या मेल्ट नहीं कर पाते। ये इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम की वजह से इस मॉडल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। दैट्स व्हाई इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव टू कैरी हीट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, ऐसा इस मॉडल का कहना था। फिर मिलिएबिलिटी डक्टिलिटी की बात आई, वो भी एक्सप्लेन हो गया कि आप इधर से इसको हैमर करोगे, एक लेयर अलग हो जाएगी, और इसको बेंड करना, इसको मिलिएबल डक्टाइल मतलब शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। राइट? क्लियर इतना? काश तो ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बहुत सी बातें बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने लायक था। किसी को क्यूरियोसिटी हो कि मुझे इसको और ढंग से देखना है कि कैसे ये सोनोरस यानी आवाज करता है मेटल के ऊपर, आप कुछ हार्ड चीज डालिए, मारिए तो उससे आवाज आती है, लश्कर,
ये सारी चीजें इस मॉडल में एक एक पॉइंट को लेके मेरी बुकलेट में मिल जाएगा, आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को डिटेल में पढ़ने का फायदा इसलिए नहीं कि बहुत सारी बातें बता नहीं पाया। उसके बाद आया इसका लेटेस्ट मॉडल, दैट इज एमओटी। ये आपकी एनसीईआरटी तक में डायग्राम दे रखा है, लेकिन इसको कहां से लाए वो उड़ा दिया, क्योंकि जब जिस साल ये सॉलिड स्टेट के चैप्टर में काफी टॉपिक्स डिलीट किए गए, ये डायग्राम डिलीट करना रह गया और इसका डिटेल बाकी एमओटी उड़ा दी। पहले एनसीईआरटी में होता था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल और एमओटी, तो ये डायग्राम है, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको करनी है। जरा हम +1 की एमओटी रिवाइज करते हैं, एक लाइन सिर्फ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती थी, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। अगर कोई दो एटम्स, हमने लिथियम 2 यानी Li2, B2, C2, नियॉन 2 तक तो किया था, मैं ले आई सोडियम 2, Na2। एक साइड सोडियम, इसका क्या होगा बच्चों वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s1, इधर भी सोडियम 3s1, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, बट चलिए यहां हम ये मिस्टेक अभी कर सकते हैं, बट एनीवेज दोनों के दोनों सोडियम जब बॉन्ड बनाने पास पास आए होंगे, इन्होंने अपने पुराने एटॉमिक ऑर्बिटल्स डैमेज किए होंगे और नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए होंगे। दो बनते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, जितने कंबाइन करते हैं उतने ही बनते हैं, ये हमने सीखा था। इसका नाम होगा सिग्मा 3s, इसका होगा सिग्मा स्टार 3s। अब इसमें रीफिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगी, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर भर जाएंगे इसमें, ऐसा कुछ हम पढ़ के आए। अब एक मैं सोडियम का छोटा सा बॉक्स लूं, डब्बा लूं या वायर लूं, मेटल का टुकड़ा लूं, आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने दिखा दिए थे मैंने, आयंस 10 की पावर 22, तो कितने होंगे आप सोचिए। एक छोटे से टुकड़े की भी बॉन्डिंग की बात करूं तो मैं यहां आपको कहती हूं, सपोज आप जब बुकलेट में देखेंगे इसके मैंने काफी डिटेल में डायग्राम्स दे रखे और बहुत अच्छे डायग्राम, आई सजेस्ट उन्हें जरूर देखिएगा। कि सपोज यहाँ पे मैंने 100 सोडियम ले लिए होते, जस्ट 100, मैं 10 की पावर्स में नहीं जा रही। अगर मैंने यहाँ पर 100 सोडियम लिए होते, यहाँ 100 सोडियम लिए होते, यहाँ कितने बनते, 100 बॉन्डिंग और 100 एंटी बॉन्डिंग। क्या क्या कहता है एमओटी, जितने कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं उतने ही नए बनने वाले ऑर्बिटल्स। यहाँ कंबाइनिंग कितने, 100 + 100, और बीच में कितने आते, 200। अच्छा, उनकी एनर्जी रेंज तो फिक्स है जी, इसी के बीच आएंगे, ये गैप तो नहीं बढ़ सकता, नेचर में फिक्स है। तो जब 200 को इधर एडजस्ट होना पड़ेगा, दे विल ओवरलैप, दे विल हैव टू ओवरलैप। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 100 जो बने वो मैंने व्हाइट कलर से बनाए ताकि आपको अलग से दिखे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो मैंने थोड़े पिंक कलर से और चौड़ा दिखा दिया। एनसीईआरटी में ब्लू और व्हाइट दिखा रखा है और उनकी चौड़ाई सेम दिखाई है। कंफ्यूजिंग है वो डायग्राम, आपको कैसे समझ आए, बीच में एक पूरा बैंड बना दिया। इस डायग्राम में मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं, आधे तो थे बॉन्डिंग वाले, आधे थे एंटी बॉन्डिंग वाले, उनका एनर्जी ओवरलैप कर गया। जब उनकी एनर्जी ओवरलैप कर गई तो इस डायग्राम को, क्योंकि एनर्जी सेम है, अब मैं ऐसे बड़े आराम से दिखा सकती हूँ। ये पूरा बैंड, जब कोई चीज ओवरलैप कर जाती है जिसमें आप बीच में आउटलाइन नहीं बना सकते, उसको बैंड कहते हैं। जैसे रेनबो, रेनबो में कलर्स के बैंड हैं, आप बीच में ब्लैक आउटलाइन नहीं बना सकते जी, रेड के बाद ऑरेंज कहां से आया, वो तो मर्ज हो रहा है उसके बीच में। तो इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऐसे मर्ज हो गए कि आप बता ही नहीं पाए, जैसे रेनबो में पता ही नहीं चलता, ग्रीन के शेड बदलते बदलते कौन सा कलर आ जाता है। तो इस तरह से बन गया एक बैंड। अब सोचिए 100 सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 100, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 100, और ऑर्बिटल कितने हैं, 200। 200 ऑर्बिटल में मेरे को 200 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कह सकती हूं। और हर ऑर्बिटल में कितने भरे जाते हैं, 2, आधा ही भरेगा बैंड, 200 इलेक्ट्रॉन तो यहीं फुल हो जाएंगे। ये बैंड क्योंकि पार्शली फिल्ड था, एनसीईआरटी ने सीधा ये डायग्राम दे दिया है कि सोडियम में पार्शली फिल्ड बैंड होने की वजह से उसमें कंडक्टिविटी इतनी तगड़ी है, वो इतना अच्छा कंडक्टर है। अब मेरे सामने ये सवाल आता है, कैसे बताऊं पार्शली फिल्ड बैंड, और ऑब्जेक्टिव में बैंड का नाम पूछ रहे हैं।
3s से बनेगा, किससे बनेगा वो पूछ रहे हैं, तो वी पीपल शुड बी रेडी फॉर दिस नॉलेज। तो ये वजह है किसी भी मेटल के कंडक्टिव होने की इतना ज्यादा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को आधा बैंड तो खाली मिल गया। अब इसको मैंने एक सर्किट में लगा दिया, इस मेटल के टुकड़े को। कंडक्टिविटी कब पता चलती है? जब सर्किट में लगा दो। एक चाबी के टुकड़े को लगा दीजिए आप, या चाबी को लगा दीजिए। यहां से क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू दिस एंड। हो गया सर्किट पूरा, कंडक्ट कर गया। इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए जगह है, जंप करने के लिए, मूव करने के लिए जगह है। लेवल्स में जंप करता है, बट अब तो ये बैंड बन गया, अब तो ये फ्लो करेगा। बैंड मतलब नो एनर्जी गैप एट ऑल, मर्ज कर गए। इस वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। किसी का कोई सवाल? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक सवाल, नहीं तो मैं पूछूंगी। किसी को कुछ इसमें लग रहा है कि हाँ, सोडियम में तो आपने बता दिया, माय हिंट। फुली फिल्ड में क्या होगा? एग्जांपल दो। इनर्ट गैस तो मेटल है ही नहीं ना, हम तो सिर्फ मेटल क्या। सोडियम का 3s1 है, मैग्नीशियम का क्या है? 3s2। अब अगला सवाल, अगला डायग्राम एनसीईआरटी का कहता है सोडियम का तो तुम बना गए, और ये बोर्ड में लास्ट ईयर तक था, तो सोडियम और मैग्नीशियम का कंडक्टिविटी डायग्राम मांगते थे, बैंड का बनाना पड़ता था। पहले बताइए, ये आ गया आपकी कॉपीज में? बन गया तो मैं आगे पलटू पेज? नहीं बना, नहीं बनाना, आई हैव नो इश्यू, समझ आ जाए वही बहुत है। मतलब मेरे लिए इक्वल है दोनों चीजें। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है, आपके बुकलेट में भी है, सब जगह है। ऋषित आपका हैंड रेज है। मैम मैं क्वेश्चन भूल गया, बाद में पूछिए। कोई बात नहीं, नोट कर लिया करो उसको, है ना। कई बार अच्छे भी होते हैं क्वेश्चन, कई बार। ये बात यहां बहुत ज्यादा जरूरी है सोचनी, याद करनी, कि मेटल्स की कंडक्टिविटी इज ड्यू टू पार्शली फिल्ड बैंड। वैलेंस बैंड कह सकते हो आप इसको, वैलेंस शेली तो था ये, पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड। अब समस्या आई मैग्नीशियम के साथ क्या होता होगा? वो तो फुली फिल्ड है, वो तो अच्छा कंडक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो एमओटी ने कहा रुको, हम जवाब देते हैं। मैग्नीशियम 3s2 3s2, उससे बने एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये भी फुल और ये भी फुल। और अगर मैं 100 मैग्नीशियम उठा के लाती, सो मेनी मैग्नीशियम इधर भी, इससे बनने वाला जो बैंड था वो पूरा फुल मिलता फुल। तो इसमें एमओटी क्या कह रही है? जब इनके 3s बैंड मर्ज हो रहे थे तो 3p थोड़ी ना खाली खड़ा था, वो भी मर्ज हो रहा था। जब दो मेटल्स आसपास आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, और उनके 3s बैंड जो हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मर्ज हो गए, तो 3p के भी तो सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन किए होंगे आपस में, और p की स्प्लिटिंग आप जानते हैं 2 1 2 1, और उस तरह से हमने करी थी। तो इसका जो 3s था उसने मेरे को ये लाके दिया। इसका जो 3p था वो भी मर्ज होके, सॉरी, वो भी इसी तरह से एक बैंड बनाएगा, और अब के उसकी एनर्जी इसके साथ ओवरलैप हो गई। अच्छा, इस बैंड को तो मैं वैलेंस बैंड कह सकती हूँ। अब इसको तो वैलेंस बैंड नहीं कह सकती, 3p वाले को जो खाली है। भाई इलेक्ट्रॉन को घूमने की जगह मिल गई तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। इस बैंड को आपके लिए नाम क्या दिया गया? कंडक्शन बैंड। कशिश ने तो पढ़ा हुआ है ना चैप्टर, है ना। फिजिक्स में हो गया। तुमने तब सॉलिड स्टेट पढ़ा था जब तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में था? ये चीज यहां तक पहुंच पाए थे? तो फिजिक्स में तुम्हारा सेमीकंडक्टर हो गया, बाकी किसी के क्यों नहीं हुआ है? फिर एक जगह हो गया है तो बहुत। हाँ, तो वैसे एक्चुअली में तो सारे हिंदुस्तान में स्पीड तो यही चल रही है बालक। एनीवेज कोई बात नहीं, टेस्टफुल करो यार, 2 4 चैप्टर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। जेई मेंस में कौन से सारे हो जाते हैं आपके ना, आप 75 क्वेश्चन देख पाओगे तो 2 4 चैप्टर इधर उधर हो सकते हैं, जनवरी में तो हो सकते हैं। सबसे बढ़िया यही है, कितना अनप्रिपेयर्ड जाएंगे हम लोग देने। ये भी एक लाइफ का तजुर्बा देखना कि बाई गॉड मैं 10 चैप्टर छोड़ के गया था या गई थी, फिर भी इतने नंबर आ गए। एंड यू विल से दिस, होगा ऐसा।
तब जाके रियलाइज होगा कि इतना नहीं बड़ा हुआ है जितना हमने बना लिया है। ठीक है, चलिए। सो मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी की वजह स्टेटमेंट चूज करनी हुई, अगर आपको डायग्राम करेक्ट चूज करना हुआ, पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड या ड्यू टू ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड, इस वजह से मेटल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, ऐसा एमओटी ने आके समझाया। क्लियर एवरीबॉडी? जी, ये तो फुली फिल्ड है बेटा, पिछली वाली स्लाइड पे पास, दोनों में को कंडीशन देनी पड़ेगी। पॉइंट इज आप एक स्टेटमेंट चुन लोगे, आप दूसरी छोड़ दोगे, क्योंकि दो सूरतों में मेटल कंडक्टिविटी शो करता है, या तो उसका वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड था, या उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग था। ये स्टेटमेंट्स आपके लिए मल्टीपल फॉर्म में आएंगी, आपको करेक्ट चूज करनी होगी। कंडक्टर्स इज डन, क्लियर सबको? तो अब एक नए डायग्राम के साथ मैं तीनों एक साथ क्लियर करती हूं। सबसे पहले मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों हैं, डायग्राम बनाइए। 3 डायग्राम बनेंगे। वैलेंस बैंड का पार्शली फिल्ड होना, ये डायग्राम आपकी कॉपीज में होना चाहिए, दिस विल सेव यू। आप अलग कलर नहीं यूज कर पाएंगे अगर, तो आप इसकी चौड़ाई में फर्क रखिए, शेडिंग में फर्क रखिए, कुछ तो रखिए। ये हुआ कंडक्शन बैंड और ये हुआ वैलेंस बैंड। दीज टू डायग्राम्स शो मेटल्स और कंडक्टर्स। अब सोचिए इंसुलेटर्स क्या होंगे। बैंड डायग्राम है, ये पूरी थ्योरी जो बताई है मैंने अभी, इसको बैंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये जो एमओटी बताई ना मैंने मेटल्स की, इट इज फेमसली नोन बाय द नेम ऑफ बैंड थ्योरी। अब अगर मेरे को इंसुलेटर्स बनाने हैं, मैम डिसजॉइंट हो जाएंगे। हाँ, ये हुआ वैलेंस बैंड फुली फिल्ड, ये हुआ कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में इतना एनर्जी गैप आ गया कि कुछ ही कर लो, इलेक्ट्रॉन कूद नहीं सकते। इसको बोलेंगे फॉरबिडन जोन, पूछा जाता है फॉरबिडन जोन। और सेमीकंडक्टर क्या होगा वो भी बनाते हैं, इन दोनों के बीच में आती है बात, और वो क्या आती है, हैव अ लुक। सेमीकंडक्टर्स के बारे में मेरी क्लास क्या जानती है कशिश को छोड़ के? एक सेकेंड। फॉरबिडन जोन का बहुत कम होना सेमीकंडक्टर, फॉरबिडन जोन का बहुत ज्यादा होना इंसुलेटर, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का मर्ज कर जाना, ओवरलैप हो जाना, नो फॉरबिडन जोन, रेदर मर्ज होना इज कंडक्टर्स और मेटल्स। इसके अलावा जो हमने आज डिस्कस कर लिया, इसके अलावा आप लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में क्या जानते हैं? एनी आइडिया? कुछ भी अपनी डे टू डे लाइफ से। हीट करने पे कंडक्टिविटी करते हैं, श्रेयस क्या कह रहा है? डिफरेंट टेम्परेचर पे। अगर मैं हीट कर दूं ना, तो हीट से क्या होता है, ये गैप लायक एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। बट आप सोचो, जहां मेरे को कंडक्टर चाहिए, मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है, फिजिक्स वाले बताएंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, मेरा हर साल का सवाल है ये, अगर आप जवाब ला दो तो। भाई सेमीकंडक्टर्स को अगर आप हीट करते हो तो ही वो कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ऐसी कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरे पास जिसको मैं गर्म कर सकूं? मैं गर्म होने से बचाती हूँ अपने इक्विपमेंट्स को, एम आई राइट? तो इसको मेरे लिए यूजेबल कैसे बनाया, आपकी फिजिक्स जब आप पढ़ो तो मुझे बताना जरूर। कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं हीट अलाउ करती हूँ ताकि कंडक्टिविटी बढ़े? रेदर अगर हमारा फ्रिज ज्यादा गर्म हो रहा है तो हमें लगता है कि उसकी सर्विस कराओ, राइट? ये पीछे से इतना गर्म हो रहा है तो मुझे लगता है मैं इसके सर्विस एजेंट को बुलाऊं कि गर्म क्यों हो रहा है। तो ये मेरा सवाल है, आप अपने फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा।
हर जगह यही इशू है, लैपटॉप में फैन लगा होता है नीचे कि गर्मी बाहर जाए, और उसका मदरबोर्ड कभी खोल के देखा है किसी ने, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का, लैपटॉप का या डेस्कटॉप्स के अंदर, टीवी के अंदर मदरबोर्ड देखो तो छोटे 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 खाकी कलर के छोटे छोटे सेल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको सोल्डर किया हुआ होता है, वो हैं सेमीकंडक्टर्स। तो चलिए आप लोग मुझे ये ला के देंगे, तब तक के लिए कुछ मैं आपके लिए कर देती हूँ यहाँ पे कि मेरी क्यूरियोसिटी जो क्रिएट की है कुछ तो आपको पता लगे। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते मेरे रास्ते में एक नई चीज आ गई, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। लिखिए अब, सेमीकंडक्टर्स कुछ ऐसा था। यस ऋषित, आपका हैंड रेज है। हाँ। मैम क्या आपने कहा था फॉरबिडन जोन पे क्वेश्चन आते हैं, क्या आप इनका एग्जांपल दे सकते हो? क्या एग्जांपल? सॉरी, आपने कहा था फॉरबिडन जोन पे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे समझता है ये फॉरबिडन नहीं जोन पे नहीं, फॉरबिडन जोन पे भी किसमें होता है, किसमें नहीं होता, किसमें बिल्कुल नहीं होता, वगैरह वगैरह, यही फॉरबिडन जोन पता होना चाहिए, ठीक है, बस ये कहने का मतलब था। बाकी आप जब डीपीपीस देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, यू विल फेस दीज क्वेश्चंस, इजी है ये, इसमें कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन हमें देखने को आज तक नहीं मिला। पिछले 4-5 साल से जेई में क्या आ रहा है इसका, वो टॉपिक आने वाला है, लगातार आ रहा है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। मतलब पिछले 4-5 भी नहीं, शायद 2-3 सालों में कई शिफ्ट्स में एक कॉमन चीज देखी गई है, सॉलिड स्टेट से या तो डेंसिटी वाला आ रहा है किसी एक आधे में, अगर हम देख लें कैलकुलेशन बहुत खराब के साथ, या पैकिंग रिलेटेड कुछ आ गया, या डिफेक्ट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो अभी आएगी वो। एनीवेज, पहले तो सेमीकंडक्टर समझिए क्या होता है। सेमीकंडक्टर समझने में आपको एक बात तो बता दी, ना तो ये कंडक्टर्स जैसे अच्छे हैं, ना ये इंसुलेटर जैसे होपलेस हैं इस मामले में। सेमीकंडक्टर मतलब हम पीछे पढ़ के आए, हमें हीट देनी पड़ेगी तब जाके कंडक्टिविटी करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है हीट देना इज नॉट अ फीजिबल थिंग इन माय डे टू डे लाइफ यूसेज। तो सेमीकंडक्टर्स के पीछे और डिटेल अब आ गया, वहां से तो शुरू हुई बात कि सेमीकंडक्टर में ऐसा होता होगा। सेमीकंडक्टर्स में मेरे पास 2 कैटेगरीज आती है, पी टाइप, एन टाइप। लेकिन उससे पहले कौन सा एलिमेंट है सेमीकंडक्टर में सबसे कॉमन? सिलिकॉन। मैं आपके सामने सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रही हूं। सिलिकॉन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। कार्बन फैमिली का है ये वाला सिलिकॉन, देखिए आप, ठीक है, इसके चारों तरफ सिलिकॉन्स ही होंगे क्रिस्टल में, यहां पर भी सिलिकॉन, हर तरफ आप देखिए, अगर बिना डिफेक्ट का क्रिस्टल होगा आइडियली तो ये होगा। हर सिलिकॉन साथ वाले सिलिकॉन के साथ इलेक्ट्रॉन्स, ये गोल गोल जो मैंने बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा रही हूं मैं, ऐसे बॉन्ड बने हुए होंगे, ऑक्टेट पूरा, सब पूरा, दिस शुड बी आइडियल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन के अंदर मैं डोपिंग कर दूं, व्हाट इज डोपिंग इन डे टू डे लाइफ? कहां सुनते हैं एथलीट्स के लिए डोपिंग? आप क्या करते हैं एथलीट्स जो डोपिंग टेस्ट में फेल होते हैं? अच्छा, ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स क्या होती हैं बायो वाले? वो हार्मोन्स होते हैं जो एनहांस करते हैं, राइट? ओके, दे आर जेंडर रिलेटेड सेक्स हार्मोन्स, और अगर उसको आप कंज्यूम करते हैं तो 1 man can produce power of 2 or 3 men, same goes for women also। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पावर को उस वक्त डबल या ट्रिपल करने के लिए बड़ा कॉमन तरीका है डोप करना, ड्रग्स ले लेना। जिसको आप ड्रग कहते हो वो वैसे ड्रग नहीं है, सिंस केमिकल नेम हर चीज का, ऐसी चीजों का जो किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इंटरफेयर करे उसको ड्रग बोल दिया जाता है। सो इट इज नॉट ड्रग, डोपिंग इज नॉट एट ऑल ड्रग। ड्रग तो एडिक्शन वर्ड से रिलेटेड है वैसे कॉमन लाइफ में। Doping is consuming those hormones which can enhance power to multiple times, obviously at the cost of something else। अगर औकात नहीं हो वो काम करने की और मैं एक आर्टिफिशियल एजेंट की हेल्प से वो काम करूं तो कहीं ना कहीं मेरी मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स पे अफेक्ट आएगा, क्योंकि वो किसी और वजह से काम हो रहा है। सो डोपिंग का मतलब वहां क्या है? कुछ डाल के उसकी एक्टिविटी, उस पर्सन की कैपेबिलिटी, पावर को एनहांस किया। सेमीकंडक्टर में भी मैंने यही किया कि मैं इसमें कुछ डाल के इसकी कंडक्टिविटी को एनहांस कर दूं, तो मेरे लिए ये जो इतना मोटा टीवी है
ये अब आज की डेट में एलईडी इतना पतला आ गया। उस मेटल की जगह किसने ले ली? सेमीकंडक्टर्स ने ले ली, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी मेरी हाथ में थी, मैंने मेटल से भी ज्यादा कंडक्टिविटी कर दी उसकी, मुझे डोप ही तो करना है उसको। तो आई एम मेकिंग सेमीकंडक्टर्स मोर कंडक्टिव एज कंपेयर टू मेटल्स। तो इसलिए हर चीज का वजन कम हो गया, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का वजन कम होता जा रहा है। रीजन बीइंग, जितना मैं जानती हूं वो ये रिवोल्यूशन है। अब आप सोचिए, मैं इसको डोप कर रही हूं किसी फॉरेन पार्टिकल से। सिलिकॉन का ग्रुप होता है ग्रुप 14, राइट? इससे पहले आता है ग्रुप 13। ग्रुप 13 का पहला मेंबर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। रुक जाओ, अभी इनऑर्गेनिक शुरू होनी है, फिर तुम लोगों से सुनवाऊंगी मैं ये चीज जो मैंने करी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट से डोप कर दिया। फॉस्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी। सपोज मैंने फॉस्फोरस से डोप किया, मेरे हाथ में कितनी जगह, कितना डोप करूं, टोटली माई कंट्रोल। मैंने यहां डाल दिया नाइट्रोजन के नीचे, हाँ ठीक है, मैंने ग्रुप 13 लिख दिया। आई एम सो सॉरी, इट इज ग्रुप 15, राइट? सो सॉरी। सो ग्रुप 15 से कोई भी एक एलिमेंट उठा के मैंने इसके अंदर डोप किया। यहां पर मैंने फॉस्फोरस डाला, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब उसके 5 इलेक्ट्रॉन देखिए सिलिकॉन की जगह लेंगे, तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स की जगह भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल विल बी अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि पड़ोसियों में साइज भी कंपेरेबल होता है। ऐसा कोई नहीं डिफेक्ट आ जाएगा, और आए बेशक, मैं तो डिफेक्ट ही तो क्रिएट कर रही हूं, आई एम यूजिंग इट फॉर माई सेल्फ। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, फॉस्फोरस के 5 थे, सिलिकॉन की जगह ली, सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन्स की जगह ली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। ऐसे ही बहुत सारी जगह फॉस्फोरस डोप कर डाला, हर फॉस्फोरस के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन, बढ़ गई कंडक्टिविटी। तो इस तरह के कंडक्टर को, ये डायग्राम बनाइए और लिखिए इसके नीचे, इस तरह के कंडक्टर में कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जिसका चार्ज होता है नेगेटिव, इसीलिए ऐसे कंडक्टर्स को बोला गया एन टाइप कंडक्टर्स। आप जितना उसके अंदर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक डोप करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जितने बढ़ते गए इसके अंदर उतना ही कंडक्टिविटी इंक्रीज। आपको हीट करने का जरूरत ही नहीं है। तो मैंने 2 साइड्स पे जैसे बना दिया, राइट? 2 अलग अलग साइड्स पर इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ऐसा जितना मर्जी साइड पे फॉस्फोरस डालिए, इलेक्ट्रॉन खुले छोड़ दिया आपने क्रिस्टल के अंदर, आपका सेमीकंडक्टर किस में कन्वर्ट हो गया? कंडक्टर में। इसी तरह से ग्रुप 14 के अंदर कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट डाल दो, आपको मिल जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर एवरीबॉडी? अब इसकी अगली स्लाइड पे मैं बना रही हूं पी टाइप, आप भी बनाइए। पहले तो सिलिकॉन का क्रिस्टल बन गया मेरे पास, ये गोल गोल जरूर बनाना है आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस एक बार, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं क्या लाई बच्चों? ग्रुप 13। ग्रुप 13 किससे स्टार्ट होता है? बोरोन से। बोरोन क्या, कोई मुझे बता सके? आगे आईएन, इंडियम, थैलियम। खैर एक एक फैमिली करेंगे, आपको तब याद हो जाएगा, सो उसका स्ट्रेस नहीं लेते अभी। सिलिकॉन के क्रिस्टल में आपने क्या किया? बोरोन या एल्यूमिनियम घुसा दिया, डोप कर दिया। तो देखिए मैं यहाँ एल्यूमिनियम डोप कर रही हूँ। एल्यूमिनियम क्या करता है? सिलिकॉन की आके जगह ली, साइजेस तो लगभग सेम ही है, वो तो फिट हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक जगह खाली, नो इलेक्ट्रॉन, एक जगह यहां पर खाली छूट गई, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज ऑल्सो अ डिफेक्ट। अब आप सोचिए, यहां तो एक जगह खाली छूट गई, इसका इलेक्ट्रॉन बाकी सब जगह अपने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं आया। एक ऐसी साइट मेरे को मिलती है हर एल्यूमिनियम के साथ जहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह खाली, खाली जगह को नाम क्या दिया गया? होल। अब ये होल क्रिएट हो गई, ये कैसे कंडक्टिविटी एनकरेज करेंगे? अलग अलग साइड से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ टेम्प्ट होगा और कूदेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के इस होल में आया, आगे और भी होल मिल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि होल खत्म हो गए, होल बहुत हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए आपने एक साइट दे दी, ऐसी हजारों साइट दे दी। अब आप सोचो इसमें क्या सवाल आप देखोगे आएगा क्या? ये तो बड़ा डायरेक्ट हो गया कि पी टाइप कैसे बनते हैं, एन टाइप कैसे बनते हैं, इनसे पी टाइप बनेगा, इनसे एन टाइप बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन इसमें होल के मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन से उल्टी है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो अब यहां होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल को देख के यहां वाला इलेक्ट्रॉन कूद पड़ेगा इसमें। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे मूव होता गया, होल पीछे मूव होता गया। तो ये बात भी अपने लिए मेंशन कर लीजिए, होल मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से है, which stands for इलेक्ट्रॉन का कम होना, कहीं ना होना, gives us positive charge। इसीलिए इससे नाम उठा लिया p टाइप सेमीकंडक्टर। n टाइप में कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, p टाइप में कंडक्टिविटी इज ड्यू टू होल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूव दोनों में इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, लेकिन एक में वजह कुछ और है, एक में वजह कुछ और है। जितना डोप करते जाएंगे उतना अच्छा सेमीकंडक्टर मेरे हाथ में आता जाएगा। तो होल को पॉजिटिव लिया गया है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की एप्लीकेशन है, जिसमें मैं आपको कहती हूं, मैं आपके फिजिक्स वालों पे डिपेंड करती हूँ कि ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहां कहां यूज हो रहे हैं। बहुत से डायोड्स, अच्छा पीएनपी, एनपीएन, सैंडविच सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स में स्टार्ट होता है यहां से, एप्लीकेशन से। केमिस्ट्री में यहाँ एंड होके फिजिक्स में पढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ किस तरह से काम आते हैं। अब मैं आपको रेक्टिफायर पूरा पढ़ा नहीं सकती, तो मैं रेक्टिफायर के अंदर सेमीकंडक्टर का यूज नहीं बता सकती, एम्पलीफायर्स में सेमीकंडक्टर का यूज नहीं बता सकती। तो जब आप फिजिक्स में रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर्स वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ दीज सेमीकंडक्टर्स रिवोल्यूशनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इन योर डे टू डे लाइफ। तो एप्लीकेशन पार्ट पे एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, आप खुद पढ़िएगा कि छोटे से छोटे म्यूजिक सिस्टम में भी आप देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको सेमीकंडक्टर्स का रोल मिलेगा, आपके मोबाइल में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर एक पैराग्राफ है, वो आप देखेंगे। जैसे ही मेरे को सेमीकंडक्टर्स की इतनी तगड़ी अप्रोच मिलती है कि ये तो मैं कितना इस्तेमाल कर सकती हूँ, फिर तो जी रिसर्च खुल गया। वाई ओनली ग्रुप 14? फिर तो मैं ग्रुप 12 और 16 जिनकी एवरेज वैलेंसी 4 हो। सिलिकॉन में खास बात क्या थी? एवरेज वैलेंसी 4 थी, मतलब वैलेंसी 4 थी। ग्रुप 12 की वैलेंसी कितनी होगी? 2, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। और ग्रुप 16 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। उनका एवरेज अगर मैं निकालूं 4, यानी अगर किसी की किन्हीं दो ग्रुप्स की एवरेज वैलेंसी 4 आ जाए, ये डोपिंग तो मैं उन दोनों में भी कर सकती हूँ। उल्टा ज्यादा होल्स और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे फ्री। यस। तो ऐसे दो कैटेगरी के कंपाउंड्स मिले मेरे को, एक मिला ग्रुप 13-15 और एक मिला ग्रुप 12-16। मैं उनके एग्जाम्पल्स लिख रही हूं एंड टू टेल यू ये पूछे जा रहे हैं। मतलब सारा सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट हमें आ गया। हम सोचते हैं उस पे सवाल आएगा, अच्छा है हमें समझ आ गया, इजी है कर लेंगे, बट पूछने वाले क्या पूछ रहे हैं? एग्जाम्पल्स। मैं एनसीईआरटी में जितने दिए वही लिखूंगी क्योंकि आपसे वही एक्सपेक्टेड है।
ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स के एग्जाम्पल जो मैं लिख रही हूँ, एक एक रटना पड़ेगा आपको, इससे बचना मत। अब ग्रुप 12 कहाँ आता है? डी ब्लॉक में। ग्रुप 16 कहाँ आता है? ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 12 डी ब्लॉक में वो जिंक वाला परिवार है। तो एग्जाम्पल मेरे साथ साथ लिखिए। जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेरियम एंड मरकरी टेल्यूरियम। ऑक्सीजन फैमिली में नीचे सेलेरियम टेल्यूरियम आते हैं। ग्रुप 12-16 के ये कंपाउंड मुझे मिले एग्जाम्पल्स। इसी तरह से ग्रुप 13-15 के ये एग्जाम्पल्स आप खुद नोट करेंगे फ्रॉम ओनली एंड ओनली वन प्लेस जो दिए हैं, और ये आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है देख के कि बताओ सेमीकंडक्टर्स में से हमसे ये पूछ रहे हैं। यस, क्योंकि आपको भी पता है सेमीकंडक्टर्स में से कुछ और पूछा आप कर लोगे, अगलों को भी पता है कर लोगे, और उन्होंने यही स्ट्रेस दे के आपको चेक करना है कि आप दुखी होते हो कि नहीं होते हो, प्रेशर में आते हो कि नहीं, पैनिक में आते हो कि नहीं। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में खत्म करती हूं। अगली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के नाम पे सॉलिड्स को पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैटेगरीज के अलावा और भी कैटेगरीज हैं, फेरो फेरी जो भी हैं, मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिस दिन रिवाइज करेंगे उस दिन भी बात करेंगे, बट उसका बचाने टाइम आज मेरे पास 10 मिनट है। और आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे, यहाँ सेकेंड लास्ट पेज पे, यहाँ प्रॉपर डायग्राम से अगर दिखा रखा है तो डायग्राम और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं। तो लेट मी शो यू एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हम बात करें। इलेक्ट्रॉन दो तरह के मूवमेंट करता है, एक तो पूरा पूरा घूम रहा है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, और एक अपनी एक्सिस पर। दोनों की वजह से आने वाला मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपके लिए एक्सिस की वजह से आएगा, तो एक को तो आप कहेंगे ऑर्बिटल, वो जो ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। ऑर्बिटल में मूव करने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा वो ही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो अपनी एक्सिस पे जो मूव कर रहा है उसकी वजह से भी, स्पिन कहते हैं एक्सिस पे मूव करने को, स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। एक ऑर्बिटल में घूमने की वजह से और एक स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मेरे को याद दिला पाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, रूट 2 n इंटू n+2 और सारा रूट के अंदर। बिल्कुल, तो ये हमने कहीं और किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किया है ये। यस, ये फिर आएगा डी एंड एफ ब्लॉक में। तो तीन जगह यही एक बात आपसे यूज की करवाई गई है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, दो दो तरह के मूवमेंट हैं उसके, एक उसका अपनी स्पिन पे है, तो वो थंब रूल से आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। सारा आपने कहीं ना कहीं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में किया हुआ है। बट अगर मैं आपसे पूछूं एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट, बताना अभिनव। तुम्हें पता ही है तुम्हें क्यों पूछा है, खाली एक ही को थोड़ी सोते हुए देख रही हूँ इतनी देर से। हाँ जी, आज लेट क्यों आए थे? बारिश? अच्छा, चलिए बताइए मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसी को याद हो? 1 मुझे याद स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा, है ना। और स्क्वायर रूट 3 क्या याद, क्या यूं ही निकालना शुरू करना चाहिए मेरे को। स्क्वायर रूट 3 क्या होगा? 1.73 लगभग, कुछ ऐसा हमने कोऑर्डिनेशन में किया है। एनीवेज, अब मैं कुछ वैल्यू लिखवा रही हूं बच्चों, उसे नोट करो, और हर कोई नोट करो, ये एक ही चैप्टर में दी हुई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत छोटा है, इसीलिए इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक मोमेंट भी बहुत छोटा है। तो इसको एक यूनिट में मेजर किया जाता है जिसको कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन, और उसका सिंबल है Bm। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आया है, मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख रही हूं, प्लीज आपसे एक्सपेक्टेड है 9.27 इंटू 10⁻⁻21
ए एम स्क्वायर। आई होप ए आपको पता है एम्पियर्स और एम स्क्वायर आपको पता है मीटर स्क्वायर। और बोहर मैग्नेटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बी। इसे नोट करिए सभी लोग। ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है जिसको बोहर मैग्नेटॉन यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये उसकी वैल्यू है। वो जो स्क्वायर रूट वाली बात है आप देखो, उसकी यूनिट नहीं है आपके पास, राइट? एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस। ये आप याद रखिए, बोहर मैग्नेटॉन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एसआई यूनिट में कैसे दिखाऊंगी, मतलब आई होप आप समझ रहे होगे। इसको मैं एक बोहर मैग्नेटॉन बोलती हूं। दिस इज इक्वल टू 1 बोहर मैग्नेटॉन। एम्पियर मीटर स्क्वायर में 10 की पावर -21, इतना छोटा है। तो उसके, और जो आप जो स्क्वायर रूट निकाल के दे रहे हैं वो एक्चुअली बोहर मैग्नेटॉन में दे रहे हैं। बट बोहर मैग्नेटॉन एम्पियर्स और मीटर स्क्वायर में किसके इक्वल होता है? जैसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप सारी केमिस्ट्री में -1 लेते हो, बट वो एक्चुअली किसके बराबर है? 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ये बताया गया है बस। और ये सिर्फ एक इसी चैप्टर में बताया गया। आगे तो आप कोऑर्डिनेशन में और डी एंड एफ में मेरे को वो स्क्वायर रूट की टर्म्स में दोगे, तब हम भूल जाते हैं कि बोहर मैग्नेटॉन था और वो किसके बराबर था। तो वो नहीं भूलना है, ये आपको बता रही हूं जी। एक ऑब्वियसली अब वो पार्ट में अब शुरू कर रही हूं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है और कौन सा नहीं। उसके बेसिस पर कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी आपके पास आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नेटिक सॉलिड्स में ऐसे सॉलिड्स जो कि कहलाते हैं डायमैग्नेटिक। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से आप देखते हो मैग्नेटिक मोमेंट, उसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्बिटल में आ गया, तो एक की डायरेक्शन ये और एक की डायरेक्शन ये कैंसिल ईच अदर। मोमेंट आप डायपोल मोमेंट भी जानते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, कट जाएगा। तो इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ऐसे सारे सॉलिड्स को क्या बोला जाएगा? डायामैग्नेटिक। देखना मैं इस डायग्राम में कोई गलती कर रही हूं। जब हमारा ये चैप्टर पहला चैप्टर होता रहा है पिछले सालों में, तो बच्चे एक मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं, जिसके लिए मुझे कहना पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा। एम आई डूइंग सम मिस्टेक हेयर? कि आप वो पॉइंट आउट करते हो, आपको वो दिक्कत आती है? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो इट इज डायमैग्नेटिक। क्यों हरमन, ब्रिजेश, श्रेया, परम? परम कितने साल बाद वापस क्लासेस लगाने आना है? अगले साल? हाँ, वो तो मैं मान गई, कुछ गलती है क्या इसमें? सॉरी। यस, यही हर साल बच्चे पॉइंट आउट करते हैं। 5 बॉक्स आने चाहिए, 3D 4D 5 होते हैं, 6 क्यों आए? क्यों भाई? हमने किसी चैप्टर में 6 बॉक्स किए नहीं है लगातार? किसमें किए हैं? कोऑर्डिनेशन में, जब हम हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 दिखाते हैं, मैं कहती ना उन 6 डब्बों को अलग कर लो, तभी तो आप मैग्नेटिक मोमेंट बता पाते थे कि ये पैरा है कि डाया है। जब तो ये पहला चैप्टर होता था 12th का, सदियों से ये पहली 12th है जिसको सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी से इसी साल उड़ा दिया। सबसे पहला सवाल, मैम एक गलती है, आपने 6 डब्बे बना दिए। तो मैं यही कहती हूँ, थोड़े दिन रुक लो, 2-4 महीने बाद ये 6 डब्बे बन जाएंगे। किसी को दिक्कत हो रही है तो हटा दो डब्बा, लेकिन हैं 6 ही। क्यों है? क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन में देख आए हो, ये लिगेंड्स के दिए हुए इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, या जो भी कुछ आप समझो। तो 6 डब्बे हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसकी गिनती पे मत जाना। सारे के सारे पेयर्ड हैं। किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, उसको हम डायमैग्नेटिक सॉलिड बोलेंगे। इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। पैरा भी ना बनाऊं चल जाएगा, ठीक है? एक आधा अनपेयर्ड हो गया, बाकी पेयर्ड हो गए। अब कुछ आप लोग बता रहे थे, आप लोगों को तो आता है, कुछ बोल रहे थे। फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होगा? अच्छा, पैरामैग्नेटिक के बच्चों एग्जांपल लिख लो 2-4। O2, ये है वो जो पिछले 2 साल से, नहीं लास्ट ईयर छोड़ के उससे पिछले सालों में बहुत पूछे गए एग्जांपल्स। Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ये सारे पैरा के एग्जांपल हैं। जो जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं भाई, उंगलियों पे रख के जाना उसको। अब आपने मुझे कहा फेरो, फेरो क्या होते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म में नहीं, वैसे
किन सब्सटेंसेस को आप फेरोमैग्नेटिक कहते हो? वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट, हाईली, बहुत ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बनाइए 6 डब्बे, 6 में अनपेयर्ड कर दो, बनाओ फेरोमैग्नेटिक। सचरीत, सिमरन, क्लियर हो रहा है? परम, माइक ऑन करके बताओ ma'am. किस दिन से आना है रेगुलर? मैम नेक्स्ट क्लास से आ जाऊंगा। तो आज किस खुशी में नहीं आए? मैम अभी रिकॉर्डिंग्स देखी नहीं थी तो मैंने वैसे आज आना नहीं था। हाँ, मैं बड़ी एहसानमंद हूँ, तुमने फिर भी लगा लिया, वैसे तुमने आना नहीं था। आई एम सो मच ऑब्लाइज्ड। अगर अगली क्लास से नहीं आए तो आना मत। बहुत हो गया तुम्हारा ऑनलाइन या एब्सेंट होना। खुद को लग रहा होगा टेम्परामेंट ब्रेक हो जाता है पढ़ाई का, एक बार बीच में ब्रेक डाल दो तो। चलिए, फेरोमैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक का कोई एग्जांपल नहीं बताया केमिस्ट्री का। ये रबर, लकड़ी, ये मत बता देना। N2 गुड, और H2O नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आदत नहीं पढ़ पाती तो यार वो भी लिख लो डायमैग्नेटिक के। एनसीईआरटी देख के याद आया मेरे को, N2 H2O, बड़े प्यारे एग्जांपल है। NaCl बेंजीन, राइट? ये हम उस वक्त कॉन्फिडेंटली नहीं सोच पाते हैं, ये सारे डायामैग्नेटिक के हैं। चलिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आप लोगों ने डायग्राम तो मैं उम्मीद कर रही हूं बना लिया होगा, बड़े सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे। अब यहां ये बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, 6 डब्बे में आप अनपेयर्ड दिखाइए जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट दिखाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में ये काम आते हैं। और उसके एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं, आप लिख लीजिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल में आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट का ऑक्साइड CrO2, मैंने क्या लिखा है? जो लिखा है वही है, सॉरी। मैं देख रही हूँ कोई और एग्जाम्पल छुपा हुआ ना हो इसमें, बस ठीक है, यही दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो परमानेंट ऑक्साइड, परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। चलिए, जब इतना आता है तो अगले भी आपको शायद आते होंगे। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? चलो यहां से बताना, मुझे नहीं पता आपको आता है कि नहीं आता, इस डायग्राम से बताइए। 3 ही पढ़े हैं, चलो कुछ तो ऐसा है जो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गिनती देखूं तो दे शुड बी वेरी वेरी हाईली मैग्नेटिक, क्योंकि सारे अनपेयर्ड हैं, जस्ट लाइक फेरो। बट वो अनपेयर्ड जो हैं उनमें बाई चांस स्पिन ऑपोजिट होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया, मात्र 2 बचे। एक्सपेक्टेड यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती देखूं तो शुड मैच अप विद फेरो, बट एक्चुअल काउंट देखें, स्पिन उल्टी हो जाने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन की तो आपस में कैंसिलेशन हो गई, तो ये उतने मैग्नेटिक नहीं होंगे, वीक मैग्नेटिज्म शो करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म के मुकाबले। इसको पैरा से कंपेयर मत करिएगा, पैरा में तो अनपेयर्ड ही इक्का दुक्का होते हैं, इसमें अनपेयर्ड तो सारे हैं, बट उनमें ऑपोजिट स्पिन हो जाने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एज कंपेयर टू फेरो लेस हुआ। 5वीं और आखिरी कैटेगरी, एंटी फेरो, फेरो की फेरी। मैं अभी आई या ओ बुक से देख के बता देती हूं, देखिएगा निशांत, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? फेरो हो गया, एंटी फेरो होगा बच्चों, फेरी नहीं, इट इज एंटी फेरो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा कि नॉन जीरो? 0। कहने को 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ऑल आर ऑपोजिटली स्पिन्ड, कैंसलिंग मैग्नेटिक मोमेंट, हेंस इनका
मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या आ गया, 0। देख के लग रहा था फेरोमैग्नेटिक होंगे बट निकले क्या, डायामैग्नेटिक, इसीलिए इनको बोला जाता है एंटी फेरो। इनके एग्जाम्पल्स लगातार 2 साल जेई मेंस में पूछे गए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक शिफ्ट में फेरो का पूछ लिया तो अगली शिफ्ट में फेरी का पूछ लिया। इस तरह का सिंक्रो देखा गया कि पूरे सॉलिड स्टेट में जो आखिरी पेज के आखिरी पैराग्राफ्स में एग्जाम्पल हैं वो भी आप छोड़ने का नहीं सोच सकते। दिस इज लास्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी। एग्जाम्पल्स कहीं गूगल से मत लीजिएगा, यही सिर्फ आपसे ऑप्शंस में पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यू देखोगे जब भी, उसमें आपको दिख जाएंगे, राइट। सो एज